हेलो, गुड आफ्टरनून और नमस्ते सभी को। आज हम एनवायरमेंटल सुपरवाइजर की रिवीजन सीरीज में क्लास नंबर 5 पढ़ाने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस दें। वैसे टारगेट तो हमने 1000 क्वेश्चंस का रखा है, बट जितने क्वेश्चन हमसे बन पाएंगे उतने हम कराएंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और आपको पता है हम क्वेश्चंस के साथ आपको कंसेप्ट भी समझा रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके आसपास के ही कंसेप्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रिवीजन आपको पता है, हालांकि ये लेवल 3 का पोस्ट है। अगर सिलेबस देखा जाए अच्छा खासा सिलेबस है, क्योंकि फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है और साथ में जीएस भी 25 मार्क्स का है। तो हमें ऑब्वियस बात है, एंड टाइम है, इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज चाहिए होती है वो रिवीजन ही होता है। तो कोशिश करूंगा जितने भी कंसेप्ट हैं वो हम आपको इस रिवीजन सीरीज में पूरे कराएं। तो अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस दिख चुके हैं। आई थिंक आप उनके नोट्स बना रहे होंगे ताकि उनको प्रॉपर रिवाइज कर पाए। अगर आप 1 घंटा भी इस वीडियो सीरीज को देते हैं और इसके अलावा अगर आपने कोई पर्सनल नोट्स बनाए हैं उनको रिवीजन करते हैं, तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ भाई, अब हम क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऑन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। अच्छा, मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले दो बातें और बोलूंगा। आज की जो क्लास है ना, ये अब तक जो 4 क्लास हुई हैं उनका कुछ रिवीजन भी है, उनसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ नया तो हम ऑब्वियस पढ़ेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। आपको देखते ही इसका आंसर मिल गया होगा, काफी बच्चों ने इसका मन में आंसर बता भी दिया होगा। और ऑन रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद CaCl3, आपको पता है CaCl3 ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक। और क्लोरोफॉर्म और NaOH की अगर आप रिएक्शन कराते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे, कह रहा है कंपाउंड क्या बनेगा। तो देखो, सबको इस रिएक्शन का नाम भी याद होगा। हम बात कर रहे हैं रीमन टीमन रिएक्शन की, ठीक है ना। सभी को समझ में आ गया, वो फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है। ये रिएक्शन तो सभी बच्चों की फेवरेट भी होती है और सभी को याद भी होती है। अगर हमने पढ़ा है तो हमें रीमन टीमन से तो बिल्कुल अवगत होते हैं, हमें पता होता है। जल्दी से रिएक्शंस को देख लेते हैं। क्या हमने रिएक्शन देखा था? मुझे लगता है 2 से 3 बार तो मैं इसका रिवीजन करा चुका हूँ और ये इंपॉर्टेंट भी बनता है। तो ये है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और कह रहा है अगर मैं NaOH या KOH, आप जो भी यहाँ पे बेस लेना चाहें, और 70 डिग्री पे मैं इसको अगर हीट करता हूँ, एनसीईआरटी में 60 डिग्री भी दिया है, नो प्रॉब्लम, हमें इससे ही आइडिया मिल जाना चाहिए। और आपको प्रोडक्ट का पता ही है कि यहाँ पे CHO ग्रुप आ जाता है, जो कि ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे आपको देखने को मिलता है, और जिसका कॉमन नेम क्या होता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। और ये हमें प्रोडक्ट मिल गया, ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड, ठीक है, एल एल्डिहाइड स्पेलिंग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो सैलिसिल एल्डिहाइड हमारा यहाँ पे जो है प्रोडक्ट मिल गया है। अगर सैलिसिल एल्डिहाइड भी नहीं आए तो हमने हमने नेमिंग में सीखा है, इसलिए मैंने आपसे कहा था नेमिंग सीख लीजिए। CHO यहाँ पे एक ग्रुप है और यहाँ पे OH एक ग्रुप है, और आप जानते हैं CHO ग्रुप की प्रायोरिटी, प्राथमिकता OH ग्रुप से अधिक होती है, इसलिए OH को हम सेकेंडरी ग्रुप मानते हैं। इसलिए इसका नाम अगर आप कॉमन नेम लिखेंगे तो, या मैं बोलूं IUPAC आप लिखेंगे तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड इसका नेम बन जाएगा, ठीक है। वैसे प्रॉपर आईयूपीएसी तो आपको पता ही है कि प्रॉपर आईयूपीएसी में जनरली अगर ग्रुप सब्स्टिट्यूशन होता है तो हम ऑर्थो करके भी उसको ले लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा याद कीजिए, अगर, खैर मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा क्योंकि लेवल 3 का पद है, अप टू क्लास 12 पूछा जाएगा। अदरवाइज मैं आपसे कहता आप यहाँ पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट को याद करते, बट वो सब अभी इस बार हमारे एग्जाम में नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। बाकी नेमिंग वगैरह तो देखिए सीख लीजिए, क्योंकि कई बार रिएक्शंस लिखी होती हैं और कई बार हम नेम याद नहीं करके आते। कई बार दिमाग में भी आता है कि रीमन टीमन रिएक्शन है ना, इसका आउटकम क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, कई बार हम वो भूल जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो हमसे एग्जाम्स में पूछी गई हैं अप टू क्लास 12, है ना, तो इस पे जो नेम रिएक्शंस यदि आप चाहते हैं मैं इस पे एक सीरीज लेके आऊं, तो मुझे जरूर बताइएगा। एक क्लास लेके आऊंगा, उसमें जितनी भी नेम रिएक्शंस है ना जो एग्जाम में आती हैं वो सभी मैं करा दूंगा। और एक जो क्लास है उसमें मैं आपको केमिकल टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें अल्कोहल के टेस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड और आपके एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट और नाइट्रोजन कंपाउंड के टेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि क्लास में मैं करा दूं, एक बार आप इसको कमेंट में लिख के भी मुझे बताइएगा, ठीक है। और इसके अलावा याद कीजिए, हमने रीमन टीमन को एक और तरीके से पढ़ा था। हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी सेम रिएक्शन करा सकते हैं, चाहे NaOH या KOH डालें, 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, बट वहां पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है सैलिसाइलिक एसिड।
सैलिसाइलिक एसिड। और याद कीजिए ऑर्थो एंड पैरा रेशियो मैंने लास्ट क्लास में ही आपको पढ़ाया था कि ऑर्थो प्रोडक्ट अधिक मिलेगा या पैरा, कैसे चेक करेंगे? तो मैंने आपको बताया था जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी वहां ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा पैरा से। और इन दोनों ही केस में हाइड्रोजन बंध बनता है। कैसे बनता है? 2 से 3 बार मैं रिवीजन करा चुका हूं। प्रीवियस क्लास जरूर देखिए, कंसेप्ट जरूर पढ़िए। कई बार ऑप्शन में केवल अगर मान लीजिए यही रिएक्शन है और यहां लिख देता ऑर्थो सैलिसाइल एल्डिहाइड भी हमारे ऑप्शन में होता और पैरासैलिसाइल एल्डिहाइड भी हमारे ऑप्शन में होता तो हम फंस जाते हैं ना। तो इसलिए अगर हमने अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ा है कि हाँ हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट पढ़ा है कि भाई ऑर्थो पैरा रेशियो में अगर हमें चेक करना होता है कि ऑर्थो प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट बताएं या पैरा प्रोडक्ट को बताएं, तो हमने बताया था जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट लग रहा हो आप ऑर्थो वाले को मेजर प्रोडक्ट बना के आइएगा, मुख्य उत्पाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला बनाइएगा। और अगर भीड़ भाड़ है, स्टेरिक हिंडरेंस है, तो पैरा प्रोडक्ट को आप मेजर प्रोडक्ट बना के आइएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं। अब एक करेक्शन है, कल की क्लास में मैंने जो थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी वो मैंने दोबारा से, यह क्वेश्चन देखो कल जैसे क्वेश्चन है रिपीट मतलब रिपीटेड ही कहूंगा इसको, डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो सेम है, एस्पायरिन जो है एसिटाइलेशन किसके एसिटाइलेशन से मिलता है? तो ये तो हमने पढ़ ही लिया था, याद कीजिए कि ये है हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड, याद है? अभी जस्ट हमने पहले भी बनाया और कल भी मैंने ये समझाया था। ये है सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है? और ये जनरली है ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड। क्लियर? अब ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड जनरली हमारे ऑप्शन में यहाँ कहीं है भी नहीं, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये इसका आईयूपीएसी नेम दिया है, कर लेते हैं। COOH ग्रुप की प्रायोरिटी प्राथमिकता ज्यादा होती है। मैंने आपको बोला है एटलीस्ट आप कम से कम जो पहला वीडियो है जिसमें आपको नोमेनक्लेचर पढ़ा है उसको तो एटलीस्ट कर लें, क्योंकि आईयूपीएसी नेमिंग से क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर प्राथमिकता वाला जो नियम है वो भी मैंने पढ़ाया है। तो COOH की प्रायोरिटी अधिक है तो इसीलिए OH सेकेंडरी हो जाता है, तो उसका नाम देखो क्या बनेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, बेंजोइक एसिड। अब देख लो ऑप्शन में क्या बनता है, और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड पहला ही ऑप्शन है। ऑर्थो डाइहाइड्रो, डाइहाइड्रो तो बनेगा नहीं, डाइहाइड्रो बनेगा ही नहीं। फिर ये मेटा हाइड्रोक्सी, मेटा तो बनता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है OH इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, पढ़ा था लास्ट क्लास में, पढ़ाया भी था कि ये प्लस आर और माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और जहां पे प्लस आर और माइनस आई हो रहा होता है तो प्लस आर उसमें जीत जाता है ना, रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा जीतेगा। तो रेजोनेंस जीत जाता है, इसीलिए ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है, रिंग को एक्टिवेट करता है, और जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं उनके प्रोडक्ट या तो ऑर्थो पे या पैरा पे मिलेंगे। जिन्होंने मेरी क्लास पढ़ी होगी लास्ट क्लास पे थोड़ा सा भी गौर करा होगा, ये मैंने समझाया था पूरा ही कंसेप्ट। ठीक है, तो ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड जिसको हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहेंगे, तो आई थिंक आपको ऑप्शन भी यहाँ पे मिल गया होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ जो करेक्शन है लास्ट क्लास का, मैंने एस्पिरिन को थोड़ा सा वहां पे गलत बताया था। ठीक है ना, एस्पिरिन को करेक्ट कर लीजिएगा, वो मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने क्वेश्चन दोबारा से देखा और फिर मुझे ध्यान आया कल मैंने एस्पिरिन जो बताया था ना, है ना, वो थोड़ा सा फॉर्मूला मैंने गलत बता दिया था, तो उसको करेक्ट कर लीजिए। इसको हम हीट करते हैं, याद है मैंने ये वाले OH से रिएक्शन कराई थी, इससे रिएक्शन ना होके ये इस वाले OH से रिएक्शन होती है, रिएक्शन सेम ही होगी। ये H यहाँ से निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, HCl यहाँ से निकल जाएगा और ये पूरा ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। बस इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। एस्पिरिन का फॉर्मूला मैंने COOH वाले ग्रुप से कर दिया था, थोड़ा सा मैंने आज अच्छा हुआ क्वेश्चन दोबारा से देख लिया, वही क्वेश्चन मुझे मिला, तो मैंने सोचा ये जो है आपको करेक्ट करा दूं। ठीक है ना, तो ये है आपका एस्पिरिन, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, थोड़ा एस्पिरिन का फॉर्मूला बस यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी सेम है। OH से ही रिएक्शन होगा, बट मैंने कार्बोक्सिलिक वाले से करा दिया था, फिनॉल वाले OH से रिएक्शन होती है आपके एसिटल क्लोराइड की। ठीक है ना, एसिटल क्लोराइड की, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इट इज द करेक्शन, ये करेक्शन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ये बात जो है एड ऑन कर लीजिएगा। आगे है द प्रोडक्ट एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन, जो ये अभिक्रिया हो रही है इसमें बोल रहा है एक्स क्या है। चलिए, तो सबसे पहले जो आपको रिएक्टेंट दिया ना इसकी मैं चर्चा आपसे कर लेता हूँ। और काफी बच्चे जो हैं अगर सही आंसर इसका सोच लिया होगा, काफी बच्चों को, क्योंकि कल ही ये कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था। यहाँ पे दो ग्रुप लगे हैं, एक लगा है COOH, और याद कीजिए COOH मैंने बताया था ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, कैसा है, बेंजीन को डीएक्टिवेट करने वाला है, डीएक्टिवेट ऐसे लिख दो, डीएक्टिवेट। ठीक है, और CH3 इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देता है, मतलब बेंजीन को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो दो तरह के ग्रुप लगे हैं, एक बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला और बेंजीन रिंग को देने वाला। जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है उसका प्रोडक्ट याद कीजिए मेटा पे मिलता है, लास्ट ही पढ़ाया था।
ठीक है? और जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है, उसका प्रोडक्ट या तो ऑर्थो पे मिलेगा या पैरा पे मिलेगा। अब इस पहले CH3 की बात कर लो। इसके तो पैरा पे ऑलरेडी ग्रुप है, तो आप जानते हैं CH3 अगर मैं एज़ ए ग्रुप मान लूँ, हालाँकि इन दोनों में प्रायोरिटी ज़्यादा COOH ग्रुप की होगी, बट मैं इसको अभी एज़ ए ग्रुप मानूँ और ये ग्रुप है, तो आप जानते हैं ग्रुप से ये पहले वाले दोनों ही कार्बन ऑर्थो होते हैं और ये बाद वाला मेटा होता है और इसके पैरा पे तो ऑलरेडी ग्रुप है, मतलब इसका पैरा पे तो प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। इसका कहाँ मिलेगा प्रोडक्ट? सर ऑर्थो पे मिलेगा। और जो COOH ग्रुप है सर, ये एक इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से खींचने वाला ग्रुप है और बेंजीन को डीएक्टिवेट करने वाला ग्रुप है और बेंजीन को यदि ये डीएक्टिवेट करेगा तो उसका जो प्रोडक्ट है वो मेटा पोजीशन पे मिलेगा। और आप जानते हैं ग्रुप है, ग्रुप से पहली पोजीशन अगर COOH एज अ ग्रुप है तो ये COOH के लिए ऑर्थो हो गया, ये इसके लिए मेटा हो गया। मतलब CH3 का ऑर्थो पोजीशन मतलब बगल वाला पोजीशन खाली है और COOH के लिए मेटा पोजीशन खाली है, तो ऑब्वियस बात है 100% प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा? 100% दोनों का ही प्रोडक्ट CH3 के ऑर्थो पे या फिर COOH के मेटा पे मिलेगा। मतलब यही पोजीशन है जहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल सकता है। और करा क्या रहे हैं? Br2 याद कीजिए, Br2 Fe लिखा है और यहाँ डार्क वैसे नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। ये अगर डार्क लिखा है, Br2 Fe लिखा है या फिर यहाँ लिखा होता है FeBr3, तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? सर ये हैलोजिनेशन कर रहे हैं और हैलोजिनेशन में भी हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं और जब भी ब्रोमिनेशन करते हैं या फिर हैलोजिनेशन करते हैं या बेंजीन के साथ हम कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ब्रोमिनेशन में याद कीजिए ब्रोमोनियम आयन बनता है, Br पे प्लस बनता है, तो बेंजीन से Br जाके जुड़ेगा। कहां जाके जुड़ेगा? तो हमने वो पोजीशन देख ली, हमने देखा कि हमें COOH ग्रुप की तो मेटा पोजीशन चाहिए और CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो उसकी ऑर्थो पोजीशन चाहिए। तो दैट मींस यही पोजीशन है, दोनों के अकॉर्डिंग यही पोजीशन है जहां पे आपका Br ग्रुप आके जुड़ रहा है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको शायद रीजन समझ में भी आया होगा। तो क्या ये ऑप्शन होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये होगा? हाँ जी, सेकंड ही सही बैठ रहा है। क्या ये होगा? COOH CH3, मुझे लगता है ये दोनों, अच्छा ओहो CH2 पे Br भी, देखो कई बार हम यही गड़बड़ कर देते हैं ना। तो यहाँ CH2 पे Br भी दिया है तो ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन देखो बिल्कुल सही, फोर्थ बिल्कुल गलत बैठ रहा है। क्लियर है? तो डायरेक्ट हमें देखना है ब्रोमिनेशन हो रहा है, हमें ब्रोमिनेटिंग एजेंट का पता होना जरूरी है। ठीक है? तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत सरल सी रिएक्शन है। हाँ, अगर यहाँ Br2 अगर ऐसा लिखा होता ना Br2 और लाइट, तो Br2 और लाइट यहाँ लिखा होता तो ये होता हेलोजिनेशन, तब जाके उसका प्रोडक्ट ये वाला मिल जाता है ना, कौन सा? ये डी वाला CH2Br। क्योंकि अगर ये ब्रोमिनेशन लाइट के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये एल्काइल ग्रुप पे CH3 ग्रुप पे जाके होगा तो उसका प्रोडक्ट हो जाता ये फोर्थ वाला COOH CH2Br। पर ध्यान रखिएगा FeBr और डार्क, लाइट नहीं, डार्क की प्रेजेंस में आप करा रहे हो तो ब्रोमिनेशन करा रहे हो, ब्रोमोनियम आयन जुड़ेगा और किस पोजीशन पे जुड़ेगा भाई? इसके मेटा पे और इसके ऑर्थो पे जुड़ेगा। क्लियर? आपकी इच्छा है तो आप इस साइड जोड़ दीजिए जैसे आपको बेस्ट लगे, बट हाँ जोड़ना कहाँ है ये आपको ध्यान में रखना है। इट इज कॉल्ड ग्रुप सब्स्टिट्यूशन। कल हमने पढ़ा था, आज हम उसका एप्लीकेशन भी देख रहे हैं। क्लियर है? तो ये सिंपल सा फंडा है जो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे कंसेप्ट है मोस्ट एसिडिक इज, इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय एसिडिक कौन होगा? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, सबको बना लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है फिनॉल। तो आप जानते हैं बेंजीन पे OH, इसी को हम फिनॉल कहते हैं, जिसको हम फिनाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। फिर है ऑर्थोक्रिसॉल। अब देखो क्वेश्चन यही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और ये सब नेम एनसीईआरटी में मेंशन है, तो भाई क्वेश्चन अगर आ गया तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। कुछ कुछ कॉमन नेम तो हमें याद कर लेने हैं, जैसे क्रीसॉल। क्रीसॉल क्या होता है? फिनॉल पे बस एक CH3 लगा देना है, ठीक है? तो इसको हम क्रीसॉल कहते हैं। ऑर्थो बोला है तो देखो OH के हम ऑर्थो पोजीशन पे हमने CH3 को लगा दिया। फिर है आगे मेटाक्रीसॉल, ठीक है जी, ये OH ग्रुप है, इसके मेटा पे CH3 लगा दिया। फिर है पैराक्रीसॉल, तो बस पैरा पे लगा दो OH के, OH के पैरा पे हमने CH3 ग्रुप लगा दिया। तो ये हमने बनाया फिनॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। कह रहा है इसमें ज्यादा एसिडिक कौन होगा? चलिए एसिडिक होने के लिए हमें एक ही कंसेप्ट सबसे पहले ध्यान में रखना है, जिसको हम आर्रीनेस का कंसेप्ट कहते हैं। हालांकि इसको हम ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट भी कह सकते हैं, बट फिलहाल हम बचपन वाले मेथड से जो हमने क्लास 10 तक पढ़ा है कि एसिड वो होते हैं जो सॉल्यूशन में H प्लस देते हैं। हिंदी माध्यम वाले बच्चे बिल्कुल भी ना घबराएं। बोल रहा है सबसे प्रबलतम अम्ल कौन सा होगा? देखो हिंदी माध्यम वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साफ साफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद होता है, काफी बार मैं बात कर चुका हूँ। तो मुझे नहीं लगता केमिस्ट्री में ऐसा एज सच ऑर्गेनिक में बोलूं तो हिंदी इंग्लिश में कोई समस्या आनी चाहिए। ब्रोमिनेशन का मतलब ब्रोमिनीकरण होता है, वो हिंदी में भी यही लिखा रहेगा, उससे ही समझ में आ जाएगा क्या हमसे बोल रहा है।
ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ एस्पिरिन, साफ एस्पिरिन हिंदी में भी लिखा रहता है, किसके एसिटिलीकरण से बनेगा, किसका एसिटिलीकरण का उत्पाद होगा, ये पूछा है, तो मैंने वो चीज यहाँ पे आपको समझाई थी। तो हिंदी इंग्लिश का कोई समस्या नहीं आएगी एज सच, ठीक है। खैर, अब आगे आते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। और आपको पता है, हमने पढ़ा था कि जो H प्लस देता है ये तो हो गया इसका एसिड पार्ट, और जो ये बच जाता है इसको हम कहते हैं कंजुगेट बेस, संयोजक क्षार, है ना। और हमें यही चेक करना होता है कि अगर ये कंजुगेट बेस खुद में स्टेबल है, स्थिर है, तो ये खुद में स्टेबल होगा तो H प्लस को दे देगा। अगर ये खुद में ही स्थिर नहीं है तो H प्लस को नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस मीथेन को देखें तो ये मीथेन तो दुनिया का सबसे अच्छा एसिड होना चाहिए। वाई? क्योंकि इस पे चार चार H हैं, तो ये तो अपने चारों H को देगा और सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा। बट बात वही है, अगर ये एसिड है तो उसका जो एक कंजुगेट बेस है, संयोजक क्षार है, यह स्थिर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और इस पे है माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज को स्टेबल करना है तो तीन कंडीशन बताई थी, याद कीजिए। कंडीशन नंबर 1 जिसको हम रेजोनेंस अनुनाद कहते हैं, कंडीशन नंबर 2 जिसको हम कहते हैं या तो उस पे खाली डी ऑर्बिटल हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, ठीक है। और कंडीशन नंबर 3 मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो, है ना, या परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा हो, तो ये तीन कंडीशन है, तो हम कहेंगे कंजुगेट बेस खुद में स्टेबल होगा कहीं हद तक, है ना। बट इस केस में ना ही अनुनाद है, रेजोनेंस भी नहीं है। कार्बन के पास आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। मतलब उसके पास 2 में डी ऑर्बिटल होता नहीं, तो उसके पास खाली डी ऑर्बिटल भी नहीं होता। और यहाँ इसका संकरण निकाल के देखिएगा, sp3 संकरण आएगा, होना क्या चाहिए, sp। तो तीसरी कंडीशन भी नहीं है, मतलब यह माइनस चार्ज खुद में स्टेबल नहीं है। और जब ये खुद ही स्टेबल नहीं है तो क्या ये अपने H प्लस को देगा? ऑब्वियस इसका आंसर नो होगा। जब खुद ही स्टेबल नहीं है तो कैसे H प्लस को देगा? तो चार चार हाइड्रोजन होने के बाद भी यह H प्लस नहीं देगा, क्योंकि ये अम्लीय, एसिडिक नहीं है। अब कंसेप्ट समझ में आया होगा, एसिडिक होने के लिए, H प्लस देने के लिए संयोजक क्षार पे डिपेंड करती है एसिडिटी, कि भैया कंजुगेट बेस संयोजक क्षार अगर खुद में स्टेबल है तो वह एसिडिक होगा। अब आगे कंसेप्ट को समझना है। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज रिंग में देगा, बेंजीन को एक्टिवेट करेगा, याद है एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो याद कीजिए ये बनता है फिनॉक्साइड आयन, है ना, फिनॉक्साइड आयन कहते हैं इसे। और फिनॉक्साइड आयन के लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चार अनुनादीय ढांचे होते हैं। आगे आ जाओ, ये है क्रीसॉल, क्रीसॉल में भी सेम है, तो फिनॉल ही, फिनॉल की वजह से एसिडिक होगा। अच्छा, फिर वही बात, यहाँ CH3 पे भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन पे भी हाइड्रोजन है, बताओ कौन H प्लस देगा? तो अभी तो देखा कि सर कार्बन तो H प्लस देता ही नहीं है, वो कब देगा? जब केवल उस पर रेजोनेंस होगा, क्लियर। बट ऑक्सीजन H प्लस दे रहा है क्योंकि माइनस है, माइनस के बाद इसके पास रिंग के साथ रेजोनेंस भी है, सेम फिनॉक्साइड के साथ। जैसे इसके पास भी क्या होंगी, चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, 4 अनुनादीय ढांचे होंगे। हिंदी इंग्लिश मिक्स, चलो क्या आगे। अगर ये फिर से वही बात कि सर बेशक मेटा पे चला गया, है ना, CH3 मेटा पे चला गया, कौन H प्लस देगा, CH3 या OH? सर OH ही देगा, क्योंकि इस पे माइनस चार्ज आएगा, फिर वही रिंग में देगा इलेक्ट्रॉन और स्टेबल हो जाएगा। इसके भी कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके भी 4 बनेंगे, क्लियर। आगे आ जाओ। और मान के चलिए ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, ये मान के चलिए एग्जामिनर के दिमाग में बैठे हुए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और इसमें बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो इनको रिवीजन जरूर करिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस तो बार बार लगाने हैं। तो आप देखिए चारों में ही चार चार अनुनादीय ढांचे हैं, और जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलूं तो चारों के पास बराबर हैं, चारों ही बराबर स्टेबल है, खुद में बराबर ही स्थिर है, ठीक है। अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे। हमें ये देखना है कि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, और ये माइनस चार्ज रिंग में दे रहा है ताकि अनुनाद बना पाए, रेजोनेंस बना पाए। और बेंजीन के अनुनादीय ढांचे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मैं आपसे ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं, बेंजीन नहीं, इसको मैं फिनॉक्साइड आयन बोलूंगा। इसमें हमने देखा था चार अनुनादी ढांचे बनते हैं, चलो एक दो मैं बना के भी दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं अगर इन्हीं को बार बार पढ़ाता रहा तो फिर देखो वही है, रिवीजन हम आगे नहीं कर पाएंगे। प्लीज प्रीवियस रिवीजन जरूर करिए, कंसेप्ट समझ में आता रहेगा। ये माइनस है, ये डबल बॉन्ड बनेगा, और ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। आगे देखिए आप,
ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया और इस वाले कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो यहाँ माइनस चार्ज है। अब सभी को दिख रहा है कि किस तरीके से हमने रेजोनेंस बनाया। ऐसे ही आप रेजोनेंस को आगे बनाइए, शिफ्ट करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से 4 अनुनादीय ढांचे देखने को मिलेंगे। हालांकि काफी बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर बनाए तो 5 थे, पर मैंने आपको बताया भी था 5वां और पहला सेम ही है। टोटल कितने बन रहे हैं? 4 ही अनुनादीय ढांचे बन रहे हैं। तो उसके बाद आगे ये देखना है कि इस रिंग पे कैसा ग्रुप लगा है, उसका मैं भी कंक्लूजन भी दूंगा। बट फिलहाल देखिए, ये CH3 कैसा ग्रुप है? CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। ध्यान से समझिएगा, CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। और जब फिनॉक्साइड आयन खुद को रेजोनेंस से स्टेबल करता है तो उसका माइनस चार्ज कहां आता है? याद है, ऑर्थो एंड पैरा पे, क्योंकि बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है। इसका माइनस चार्ज ऑर्थो या पैरा पे आएगा। और CH3 ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और माइनस चार्ज भी कहां आ रहा है? ऑर्थो पे आ रहा है। अब जरा समझिएगा, इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, सेम पोजीशन पे है कि नहीं? क्यों? क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेट का काम करेगा। और ऊपर से ऑर्थो पोजीशन पे ऑलरेडी माइनस चार्ज है। तो क्या ये माइनस चार्ज ऑर्थो पे स्टेबल हो पाएगा? आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि CH3 ऑलरेडी ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यही चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई ऐसा ग्रुप जो रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा हो, तो उसके ऑर्थो पोजीशन पे कभी भी प्लस आई वाला ग्रुप ना लगा हो। क्लियर? और जो इफेक्ट ऑर्थो पे देखने को मिलेगा वही पैरा पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब रेजोनेंस होता है तो उसका अगला अनुनादीय ढांचा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखिए, आप देखेंगे कि जो माइनस चार्ज है वो पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज हमें यहां देखने को मिल रहा है। अब जरा समझिए, CH3 ग्रुप ये पैरा पे लगा है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा पैरा से और ऑलरेडी पैरा पे माइनस चार्ज है। तो क्या ये रेजोनेंस को आसानी से होने देगा? आंसर इज नो। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। और जब भी ऐसा होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, जिसकी वजह से अनुनादीय ढांचे रेजोनेंस या मैं बोलूं सिंपली अनुनाद होने में हमें दिक्कत होगी। क्लियर? तो कभी भी जब रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, ऑलरेडी प्लस आई वाला ग्रुप लगा हो और रिंग में भी प्लस आई वाला ग्रुप लगा है, तो उनके बीच में होगा महासंग्राम, दैट मींस रिपल्सन। उनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण होगा। तो ध्यान में रखना, अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है ना, जैसे ऑक्सीजन माइनस रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आई या प्लस आर शो कर रहा है ना, प्लस आर शो कर रहा है। अब ये प्लस आर शो कर रहा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो रिंग में ऐसे ग्रुप होने चाहिए जो माइनस आई, मतलब देखो उसको कहीं ना कहीं उल्टा, विपरीत, जो उसको स्टेबल कर सके, ऐसा ग्रुप लगा हो। सेम ग्रुप ना लगा हो, रिपल्सन वाला ग्रुप ना लगा हो। क्लियर है? अगर प्लस आई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा है, अगर स्टेबल करना है, स्थिर करना है, कंजुगेशन को ज्यादा से ज्यादा करना है, तो माइनस आई वाला ग्रुप लगाओ। क्लियर है? अब देखो यहाँ, ये है फिनॉक्साइड आयन, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। फिनॉक्साइड आयन में कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, या कोई भी तरह का रिपल्सन कर रहा है। दूसरे वाले केस में देखो, जो कि आपका ऑर्थोक्रिसॉल है, ऑर्थोक्रिसॉल है। इस केस में देखो सर, ऑर्थोक्रिसॉल के केस में CH3 ऑर्थो पे बैठा है, जहां पे सबसे पहले माइनस चार्ज आएगा, देखो माइनस चार्ज घूम के ऑर्थो पे आएगा और वहीं पे CH3 बैठा है, तो ये तो भाई बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण करेगा, बहुत ज्यादा रिपल्सन करेगा, जिसकी वजह से ये माइनस चार्ज ऑर्थो पे आ ही नहीं पाएगा। क्लियर है? और फिर CH3 यहाँ मेटा पे है, तो देखो मेटा पे तो इतना प्रभाव नहीं होगा। कहाँ प्रभाव देखने को मिलेगा? ऑर्थो या पैरा पे। वाई? क्योंकि O ऑक्सीजन माइनस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, देगा तो जब भी रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है तो वहां माइनस चार्ज ऑर्थो या पैरा पे आता है, इसलिए मेटा पे ही प्रभाव कम देखने को मिलेगा। तो हमें हालांकि राइट आंसर हमारा मिल चुका है कि फिनॉल ही इसका राइट आंसर होगा। वाई? क्योंकि फिनॉल के पास कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा है जो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे या ले, है ना, खुद में स्टेबल है, तो इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल है इसलिए अपने H प्लस को ज्यादा देगा, इसलिए ज्यादा एसिडिक कहलाएगा। ठीक है? बाकी फिर वही क्वेश्चन कि सर ABCD, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और फोर्थ है। अब क्वेश्चन आ जाए अरेंज करने को, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बता दो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? तो हमने ये तो देख ही लिया, फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक है, फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक है। फिर इसके बाद कौन होगा? तो सर फर्स्ट के बाद देखिए जरा जल्दी से, ऑर्थो वाला ज्यादा रिपल्सन करेगा। सिंपल सी बात है, ऑर्थो वाला ज्यादा रिपल्सन करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जहां माइनस चार्ज आएगा वहीं पे CH3 ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप बैठा है। माइनस चार्ज जो ऑक्सीजन का आएगा ऑर्थो पे, और CH3 ग्रुप ऑलरेडी ऑर्थो पे बैठा है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। दैट मींस यहाँ पे रेजोनेंस सबसे कम होगा। होंगे चार, बट सबसे कम स्टेबल रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कम स्टेबल है मतलब मॉलिक्यूल कम स्टेबल है, तो ऑब्वियस बात है अपने H प्लस को भी आसानी से नहीं देगा, कम एसिडिक होगा। तो इसके बाद कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला लास्ट में आ जाएगा। ठीक है? फिर मैंने बोला मेटा पे देखो, मेटा पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं ज्यादा, तो इसके बाद फर्स्ट के बाद आ जाएगा थर्ड, और उसके बाद कौन बचा? पैरा वाला, ये आ जाएगा। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा 1 3 4
टू। आई थिंक ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। हार्ड है मैं मानता हूं, बट रिवीजन करना है, 2 से 3 बार से पढ़ना है। जिन्होंने अब तक ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, पढ़ गए हैं, भूल गए हैं, तो प्लीज इसको 2 से 3 बार रिवीजन करना है। क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक है। मैं रिवीजन के लिए और भी क्वेश्चंस लेके आया हूं, ठीक है। हालांकि पिछला ही क्वेश्चन है, बट मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा था। देखो मेन कंसेप्ट क्या सीखा, मेन कंसेप्ट क्या सीखा, जब भी बात करेगा एसिडिक की, अम्लता की, तो ध्यान रखना, अगर ये ऐसा ग्रुप है जो प्लस आई दिखा रहा हो, ये प्लस आर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है, बेंजीन एक्टिवेट कर रहा है। आउटकम लिख रहा हूं, ध्यान से लिखिएगा। बेंजीन को एक्टिवेट करने वाला ग्रुप है, मतलब ये ऑर्थो और पैरा वाला है, मतलब इसका माइनस चार्ज या तो ऑर्थो या पैरा पे जाएगा। तो ध्यान में रखना, बेंजीन पे कभी भी प्लस आई प्लस आर वाला ग्रुप ना लगा हो। टी एंड सी, टर्म्स एंड कंडीशन। अगर लगा है तो, इन केस अगर लगा है तो मेटा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन पैरा वाला होगा, और सबसे कम स्टेबल ऑर्थो वाला होगा। तो दैट मींस मैं कहूं मेटा से इधर की तरफ एसिडिटी घटेगी, एसिडिटी घटेगी, एसिडिटी घटेगी। अब आ जाओ इसी क्वेश्चन पे, प्रीवियस क्वेश्चन पे, तो देख लो ये ऑर्थो पे है, ये मेटा पे है, ये पैरा पे है। क्या ऑर्डर लिखवाया था कि पहले मेटा वाला होगा, क्यों, क्योंकि मेटा का कोई प्रभाव नहीं होगा। ऑर्थो तो मुंह पे ही खड़ा है माइनस चार्ज के, देखो माइनस चार्ज घूम के सबसे पहले ऑर्थो पे आएगा, और CH3 प्लस आई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप वहीं बैठा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन बना रहे हैं, रिपल्सन कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं, स्टेबल होने ही नहीं देंगे। तो ऑर्थो वाला सबसे कम हो जाएगा। पहले कौन सबसे ज्यादा स्टेबल, मेटा, देन होगा पैरा, और सबसे कम कौन होगा, ऑर्थो होगा। बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर एसिडिटी चेक करनी है तो इस तरीके से चेक कीजिएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले नॉर्मल ग्रुप, देन मेटा, पैरा, ऑर्थो, यही आंसर आपको लगाना है। अगर नहीं समझ में आए ऐसे करके भी रट लोगे, काम चल जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल सा फंडा है। अब इस पे क्वेश्चन आगे लगाइए। ये रहा, इन द फॉलोइंग कंपाउंड, सेम देखो फिनॉल है आपकी, ये दे दिया सेम क्रिसॉल, ये दे दिया नाइट्रोफिनॉल, और ये दे दिया पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब ऐसा ग्रुप लगा है, देखो सबसे पहली बात, सेम चारों की कंडीशन एक ही है, कि पहली चाहे कंडीशन देख लो, चाहे कोई सी भी कंडीशन देख लो, सब में ही फिनॉल है। फिनॉल है तो ये O माइनस फिनॉक्साइड आयन बनाएगा और साथ में H प्लस देगा। ऐसे ही चाहे आप क्रिसॉल को देख लो, पैरा क्रिसॉल को, पैरा क्रिसॉल में भी सर सेम ही चीज देखने को मिलेगी, ये है O माइनस और ये है CH3, और ये भी देगा H प्लस। तो सब में एक कॉमन चीज है कि फिनॉल तो सभी में है, मतलब सभी के 4 अनुनादीय ढांचे बनेंगे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसके बेस पे तो हम बता ही नहीं पाएंगे कौन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि सभी में बराबर 4 अनुनादीय ढांचे बनेंगे। अब क्या आ गया, इस पे लगा हुआ ग्रुप। अब इस पे लगे हुए ग्रुप की ही हमें स्टडी करनी है, कैसे कैसे ग्रुप लगे हैं। तो देखो यह है मेटा नाइट्रो, मेटा NO2 ग्रुप लगा है, मतलब नाइट्रो ग्रुप, और OH है बेंजीन पे, तो फिनॉल हो गया। और आप जानते हैं पैरा नाइट्रो फिनॉल हो जाएगा। इसका नाम क्या है, पैरा क्रिसॉल। ये तो अभी पढ़ाया था, और ये आपका फिनॉल है, ठीक है। अब बस वही, अब देखो ऑर्डर पूछ लिया, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे जनरली यही पूछेगा कि 4 में से एक सिलेक्ट कीजिए। ऑर्डर वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम ही पूछेगा, क्योंकि बात वही है, एग्जाम की डिफिकल्टी, आप लेवल 3 का एग्जाम दे रहे हैं, तो उतना हायर लेवल का वहां नहीं पूछा जाएगा। बट हाँ, 4 में से एक वाला पूछेगा, जैसे ये क्वेश्चन था कि 4 में से एक सिलेक्ट करो कौन एसिडिक है। बट मैं ऑर्डर भी इसलिए करा रहा हूँ भाई, क्या पता एग्जामिनर क्या सोच के बैठा है, हो सकता है बाकी पोर्शन इजी दे दे, ऐसे क्वेश्चन हार्ड दे दे, ठीक है ना। तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये थोड़े से होते हैं, तो इन पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है। अब इस केस में अगर मैं देखूं एसिडिक है, आप सभी को पता है एसिडिक है, तो H प्लस देगा, H प्लस देगा तो खुद को स्टेबल करेगा। स्टेबल कैसे करेगा, अनुनाद के द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा। अब हमें ये देखना है कि भाई कहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादीय ढांचे ज्यादा बन रहे हैं। जहां ज्यादा बन रहे होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। बट इन सभी केस में सभी फिनॉल की तरह है, या फिनॉल ही है, मैं बेसिकली देखो ग्रुप हटा दूं, सभी फिनॉल ही है, तो फिनॉल है तो 4 ही अनुनादीय ढांचे बनेंगे। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हमें 4 ही बनेंगे, तो अब तो हम नहीं बता सकते। अगला कंसेप्ट जो बनेगा वो बनेगा कि कैसा ग्रुप लगा है। CH3 कैसा ग्रुप होता है, ये प्लस आई होता है, ठीक है। और यहां से भी कैसा ग्रुप है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में देगा, ये प्लस आर शो करेगा। प्लस आर प्लस आई, मतलब प्लस प्लस वाले आपस में रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, और जहां भी रिपल्सन ज्यादा होता है, आप सभी जानते हैं, वहां पे स्टेबिलिटी घट जाती है ना। रिपल्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, वी समानुपाती होता है। यहाँ पे प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, क्योंकि प्लस आर शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिंग में दे रहा है, ये भी रिंग में दे रहा है, रिंग के अंदर घमासान मचा देंगे, युद्ध करेंगे, रिपल्सन करेंगे, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। रेजोनेंस है 4, बट स्टेबिलिटी उन रेजोनेंस की कम है। अब ये NO2 ग्रुप लगा है, ये कैसा ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है। ये माइनस आई शो करता है, और साथ में माइनस आर भी शो करता है। माइनस आई माइनस आर शो करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा
रहा है तो भैया रिंग से इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, मतलब रिंग को न्यूट्रल या स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा है। तो हमें एक और आउटकम यहाँ पे मिलता है। क्या आउटकम मिल रहा है? हमने देखा एसिडिक वाली कंडीशन में, यहाँ पे ऐसा ग्रुप लगेगा जो प्लस आई या प्लस आर शो कर रहा होगा, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। ये किसकी बात कर रहा हूं? एसिडिक कंडीशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऐसे ग्रुप, अब ये बेंजीन को एक्टिवेट कर रहे हैं, ये तो मैं बता ही चुका हूं, बट बेंजीन पे ऐसा ग्रुप लगा है जो बेंजीन को डीएक्टिवेट कर रहा हूं, है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, फिर से सुन लो वही बात कि ये आई आर वाला ऐसा ग्रुप है, फिनॉल वाला ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है। ठीक है, ये एसिडिक पार्ट मान लो, एसिडिक पार्ट जो H प्लस देकर माइनस चार्ज जा रहा है, तो ये प्लस आई या माइनस आर ही शो करेगा। और यहां मैंने बोला ऐसा ग्रुप लगा हो जो कैसा हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, मतलब बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा हो, दोनों ही आपस में रिपल्सन कर रहा हो। तो उसके लिए मैंने ऑर्डर लिखवा दिया, दोनों ही बेंजीन को एक्टिवेट कर रहे हो तो क्या ऑर्डर होगा। अब ऐसा ग्रुप लगा है ना, यहाँ पे ऐसा ग्रुप लगा है जो बेंजीन को डीएक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा ग्रुप लगा है तो ध्यान रखना जो पैरा पोजीशन पे लगा होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा। क्यों? क्योंकि जस्ट माइनस चार्ज को उल्टी डायरेक्शन में है ना, तो देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यूनिडायरेक्शनल रहेगा, है ना, ये अंदर आ रहा है और ये बाहर जा रहा है, तो पैरा का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को हमें मिलेगा। फिर पैरा के बाद ऑर्थो का प्रभाव देखने को मिलेगा और सबसे कम किसका, मेटा का ये प्रभाव देखने को मिलेगा। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। सिंपल, बहुत सिंपल सा फंडा है। चलिए, कहा गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि NO2 ग्रुप कैसा ग्रुप है। सर NO2 ग्रुप आपने अभी बताया NO2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। और ध्यान में रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा देगा, अभी बताया ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। चलो मैं इसको वहां भी लिख देता हूं। ठीक है, तो क्या लिखना है कि बेंजीन को डीएक्टिवेट करने वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और जब भी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे वो अम्लता को बढ़ा देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एसिडिटी के, अम्लता बढ़ेगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जब भी होंगे एसिडिटी बढ़ेगी। कौन कौन से ग्रुप बता ही चुका हूं, NO2 ग्रुप हो गया, SO3H ग्रुप हो गया, ठीक है, या COOH ग्रुप लगा हो, या CHO ग्रुप लगा हो, ठीक है, या NS3 प्लस ग्रुप लगा हो, ये सभी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो ये एसिडिटी को, अम्लता को बढ़ा देंगे। और जब भी बेंजीन को एक्टिवेट करने वाले या डोनेटिंग वाले ग्रुप लगे हों तो वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, वी समानुपाती होंगे एसिडिटी के, अम्लता के। तो ये चीज हमने देखी है, नोट करी है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब NO2 मैंने ये भी बताया कि भाई कहां पे सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, पैरा पे। तो ऑब्वियस बात है इसका आंसर हमें मिलने लग गया है कि फोर्थ वाला सबसे अधिक होगा, देन थर्ड वाला, देन फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट वाले में कोई भी ग्रुप नहीं है, और जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला प्लस आई वाला है, प्लस आई वाला क्या करता है, एसिडिटी को घटा देता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अम्लता को घटा देता है। तो आई थिंक ऑर्डर मिल गया होगा, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन आपको दे देता हूं। ठीक है, इसको जरा ध्यान से करिएगा, ये है फिनॉल, फर्स्ट मान लेता हूं। ठीक है, इससे आपका कंसेप्ट जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आया, कुछ तो समझ में आएगा। और बाकी मुझे लगता है भाई अब एग्जाम में टाइम ही कितना रह गया, मुश्किल से कितने दिन, 20 दिन रह गए, और 20 दिन में अब शुरू से पढ़ने वाला तो कोई कंसेप्ट बचता ही नहीं, है ना। तो अब तो रिवीजन ही है, और रिवीजन के भरोसे ही हमें आगे बढ़ना है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर रिवीजन वाली क्लास को कंटिन्यू रखिएगा। देखिए मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि अपना टाइम यहाँ पे दे सकूं। मैंने फिर भी बोला था 1000 पे मैं सीरीज लाऊंगा, बट मुझे भी पता है, दिख रहा है टाइम कम रह गया है, तो कोशिश करूंगा सीरीज अपनी तरफ से लाने की। बाकी आप भी कोशिश कीजिए अपनी तरफ से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बता दो कौन एसिडिक ज्यादा है, तीनों ही फिनॉल की कंडीशन है, तीनों ही फिनॉल की कंडीशन है, बता दीजिए कौन ज्यादा एसिडिक है। तो आई थिंक राइट आंसर आपको मिल गया होगा, ऑर्डर आपने लगा लिया होगा, साफ साफ दिख रहा है। NO2 कैसा ग्रुप है, NO2 बेंजीन से खींचने वाला ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है, ये माइनस आई या माइनस आर वाला ग्रुप है। माइनस आई माइनस आर बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं। अप टू क्लास 12 हमें बेंजीन डीएक्टिवेट एक्टिवेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें क्या पढ़ना है कि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन रिलीज विड्रॉ करवा रहे हैं, है ना, विड्रॉ करवा रहे हैं। विड्रॉ करा रहे हैं मतलब ये ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, मतलब ये एसिडिटी को, अम्लता को बढ़ा देंगे, एसिडिटी को बढ़ा देंगे। क्लियर है?
और यहाँ पे ये तो न्यूट्रल है, ना ही दे रहा है ना ही ले रहा है, तो इसलिए सेकंड वाला सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा तो एसिडिटी को बढ़ा देगा। फिर उसके बाद ये नॉर्मल कंडीशन, और थर्ड वाले में ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है ना, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा तो अम्लता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो अम्लता इस वाले की सबसे कम हो जाएगी। तो आंसर सभी को मिल गया होगा, सेकंड फर्स्ट थर्ड हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल सा फंडा है। अब एक कंडीशन और हमें ध्यान में रखनी है। देखो, फिनॉल आपको पता है ये H प्लस देगा, H प्लस देगा, ये और सीख लो एसिडिटी पे क्वेश्चन ये और बन सकता है। ठीक है, ये है फिनॉल, फिनॉल H प्लस दिया, ऑक्सीजन पे माइनस आ जाए, ऑक्सीजन पे माइनस से अगर आप रेजोनेंस अनुनाद बनाएंगे, बनाइए, बहुत अच्छी बात है, रेजोनेंस बनाना आप सभी को आना चाहिए। H प्लस दे दिया तो H प्लस को मैं मिटा देता हूं यहां से। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन बना, रेजोनेंस आपने बनाया होगा। अब इस रेजोनेंस में एक चीज और चेक कर लेना, इससे हमारा एक और आंसर मिल जाएगा। तो ये भी यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, ये डबल बॉन्ड बनाया है और यहाँ माइनस चार्ज आया है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ जो अनुनाद हुआ है, यहाँ पे जो रेजोनेंस हुआ है, उसमें एक चीज और है कि रेजोनेंस कैसा है, अनसिमेट्रिकल रेजोनेंस है, अनसिमेट्रिकल, एक जैसा रेजोनेंस नहीं है। क्यों नहीं है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे वर्ड नहीं समझ में आ रहा, कंसेप्ट को तो समझ सकते हैं। अगर आप रेजोनेंस अनुनाद होने से पहले देखो, माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे था, जब अनुनाद हुआ तो ये माइनस चार्ज इस पोजीशन पे आ गया, और यहाँ पे आप सभी जानते हैं बेंजीन है, बेंजीन के अंदर कार्बन मौजूद होता है, तो माइनस चार्ज ऑक्सीजन से हटकर अब कार्बन पे आ गया। तो दैट मींस यहाँ था माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे और यहाँ आ गया माइनस चार्ज कार्बन पे। क्या सेम एटम पे माइनस चार्ज है, आंसर इज नो। ऐसी कंडीशन जहां पे अनुनाद होने के बाद, रेजोनेंस होने के बाद माइनस चार्ज या प्लस चार्ज या कोई भी चार्ज, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, चाहे वो लोन पेयर है, अगर वो डिफरेंट एटम पे चला जाए, विभिन्न आपके परमाणु पे चला जाए, तो ध्यान में रखना है उसको हम अनसिमेट्रिकल रेजोनेंस कहेंगे। फिर से सुन लो, माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे रेजोनेंस हुआ, माइनस चार्ज अब किस पे आ गया, कार्बन पे आ गया, कार्बन पे आने की वजह से माइनस चार्ज डिफरेंट एटम पे आ गया, इसलिए इस रेजोनेंस को अनसिमेट्रिकल रेजोनेंस बोलेंगे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन बनती है जिसको हम सिमेट्रिकल रेजोनेंस बोलते हैं, सिमेट्रिकल रेजोनेंस बोलते हैं। कंसेप्ट ध्यान से सुन लेना, बहुत काम आएगा एग्जाम में। सिमेट्रिकल रेजोनेंस कहां होगा, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, कार्बो ऑक्सैलिक अम्ल, इनके तो नाम में ही एसिड है, अम्ल है। क्यों है ये अम्ल, क्योंकि ये H प्लस देंगे, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया, और आपको बताया था हर H प्लस देने वाला एसिड नहीं होता, हमें ये देखना होता है जो उसका कंजुगेट बेस, संयोजक क्षार बना है, क्या ये खुद में स्टेबल है। तो ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, आप सभी को पता है ये वाले कार्बन पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे तो कोई ना कोई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन से टूटेगा और वो ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब यहां भी आपने देखा कि अनुनादीय ढांचे बने दो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने यहाँ पे टू, अब टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं। आगे कंडीशन ध्यान से समझना कि यहाँ पे जब रेजोनेंस हुआ तो ऑक्सीजन पे था माइनस चार्ज, रेजोनेंस होने के बाद भी ऑक्सीजन पे ही है माइनस चार्ज। जब रेजोनेंस होने से पहले और बाद में, मतलब दोनों ही अनुनादीय ढांचे में, अगर आप यह प्राप्त करते हैं कि जो माइनस चार्ज है वो सेम एटम पे, सेम परमाणु पे है, तो उसको हम सिमेट्रिकल रेजोनेंस बोलेंगे। अगर नहीं है तो उसको हम अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। देखो यहाँ माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे था, अनुनाद होने के बाद कार्बन पे चला गया, इसको हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल रेजोनेंस। और ध्यान में रखना, सिमेट्रिकल रेजोनेंस हमेशा ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं अनसिमेट्रिकल रेजोनेंस से। ठीक है ना, ये टी एंड सी है इंपॉर्टेंट वाली, इसको ध्यान में रखना। तो सिमेट्रिकल रेजोनेंस हमेशा अधिक स्टेबल माने जाते हैं अनसिमेट्रिकल रेजोनेंस से। बाकी टी एंड सी भी हैं, टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं, डिपेंड करता है कौन सा मॉलिक्यूल है, कैसा मॉलिक्यूल है, सारे फैक्टर्स लगाने होते हैं। बट इन जनरल कह सकता हूं सिमेट्रिकल रेजोनेंस हमेशा ज्यादा स्टेबल होंगे अनसिमेट्रिकल रेजोनेंस से। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि कार्बो ऑक्सैलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल से। समझ में आया क्यों, क्योंकि कार्बो ऑक्सैलिक एसिड के अंदर क्या है, सिमेट्रिकल रेजोनेंस है, और जबकि फिनॉल के अंदर अनसिमेट्रिकल रेजोनेंस है। क्लियर है, बाकी मैं इस टॉपिक को और डीप में ले आ सकता हूं, बट अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। रिवीजन सीरीज है, जिससे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमें ध्यान में रखने हैं। बाकी यहाँ पे टी एंड सी भी है, टी एंड सी भी है। अब पता चला यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा दिए जा रहा दिए जा रहा है, मतलब माइनस चार्ज और इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, पढ़ा चुका हूँ। याद कीजिए ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड वाले एग्जांपल में, है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप था जो कि एसिडिटी को बढ़ा रहा था। बट मान लो ऐसा ग्रुप आ जाए इलेक्ट्रॉन देने वाला जो एसिडिटी को घटा दे, हो सकता है फिर फिनॉल से कम एसिडिक हो जाए। पर इन जनरल बात कर रहा हूं, तो इन जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होते हैं।
ठीक है, टी एंड सी, ये ध्यान में रखना, टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं। तो जितना फंडा पड़ा है सब कुछ लगाना आना चाहिए। सारा एसिडिक जितने भी फैक्टर है ना एसिडिक के, वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अब तो बस क्वेश्चंस लगाने हैं और इन्हीं क्वेश्चन से, इन्हीं पैटर्न पे क्वेश्चन बनते जाएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, एक और क्वेश्चन है तो उसमें कुछ एड ऑन कर लेते हैं। कह रहा है कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, तो ये तो दिख रहा है कि भाई सभी पे COOH है। COOH हमारा कार्बो ऑक्जेलिक एसिड होता है और इनके तो नाम में ही एसिड है, मतलब ये सारे ही एसिड है ना। बट वही हमें तो सबसे बेस्ट आंसर चूज करना है। तो सबसे बेस्ट आंसर चूज करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि सभी स्ट्रक्चर्स में एक कॉमन बात है, क्या है कि सभी में COOH ग्रुप है। ये COOH ग्रुप जब भी H प्लस देगा तो ये बना लेगा कार्बो ऑक्सिलेट आयन। ठीक है, कार्बो ऑक्सिलेट आयन बना लेगा और जब यहाँ पे अनुनाद बनेगा तो ये अनुनाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो कैसा दिखाई देगा, यह अनुनाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। बना लो उसका रेजोनेंस, अभी तो बनाया था। हाँ जी, यहाँ पे सिमेट्रिकल रेजोनेंस होगा, बिल्कुल सही बात है, ये बना दिया। क्लियर है। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ। रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब एक ऐसा ढांचा जहां पे आप ये दिखाओ कि माइनस चार्ज या प्लस चार्ज कहां से कहां तक डीलोकलाइज हुआ है। तो ये माइनस चार्ज यहां से लेकर यहां तक डीलोकलाइज हुआ है। यहां भी माइनस चार्ज था, कार्बन पे भी आया और यहां तक चला गया। ये माइनस चार्ज की कंडीशन है। अब जरा समझना है, यहाँ पे COOH ग्रुप की बात करूं तो COOH ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप होता है। बट अगर मैं बात करूं कार्बो ऑक्सिलेट आयन की, कार्बो ऑक्सिलेट आयन की, तो बेटा जी यहाँ कार्बो ऑक्सिलेट आयन पे होता क्या है, ऑक्सीजन के माइनस चार्ज की वजह से कार्बन पे भी माइनस चार्ज डेवलप होता है और ये बेंजीन इनको इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप बन जाता है। तो अब देखो, देने वाले से हमें पता है, सारा कंसेप्ट अभी पढ़ाया था, उसी को रिवाइज कर रहा है। देने वाला ग्रुप हो तो कैसा ग्रुप नहीं होना चाहिए, कभी भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं होना चाहिए। याद है, देने से देने वाला रिपल्सन करेगा। CH3 भी देने वाला, ये भी देने वाला बन गया, प्रतिकर्षण रिपल्सन होगा। तो डी आंसर तो नहीं बनेगा। अब आते हैं इस पे। OH कैसा ग्रुप होता है सर, OH भी इलेक्ट्रॉन देता है, बट टी एंड सी ऑक्सीजन वाले के लिए मेन कहानी है। ये मान के चलिए सबसे डीपेस्ट क्वेश्चन है। अगर एसिडिक पे आता है तो उस पे सबसे डीपेस्ट या मैं बोलूं सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये आपका माना जाएगा। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, और ये क्वेश्चन इसीलिए स्पेशल बनता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट बना, क्योंकि सर यहाँ पे O है और यहाँ पे H है, और यहाँ पे H पे होता है पार्शियल प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पे होता है माइनस चार्ज। जिनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पता है, सब कुछ डीप में पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट जाके देखिएगा। इतने इतने कंसेप्ट को तो जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, ये माइनस है, प्लस और माइनस के बीच में लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बॉन्ड कहते हैं, और ये बॉन्ड हाइड्रोजन द्वारा बन रहा है, तो इसलिए हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कह देंगे। बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सरल सा फंडा है। अब बट इस वाले में देखना जरा, अगर दोनों साइड OH हैं तो भैया दोनों साइड से हाइड्रोजन बंद बन सकता है। और याद कीजिए, जहां हाइड्रोजन बंद बनता है वहां पे स्टेबिलिटी आती है। मतलब अगर ये H प्लस को दे देगा तो इसके पास दोनों ही तरफ से हाइड्रोजन बंद बनाने की संभावना है ना। और अगर हाइड्रोजन बंद बनाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो H प्लस से कहेगा जा तुझे जाना है कोई बात नहीं, H प्लस देते ही एसिडिक हो जाएगा और ये सबसे ज्यादा एसिडिक कहलाएगा। क्लियर है। अगर मैं ऑर्डर कह दूं ABCD का ऑर्डर लिख दो, तो भाई C वाला सबसे ज्यादा हो गया। C के बाद कौन होगा जिसपे एक OH होगा, बी वाला। फिर कौन होगा जिसपे कुछ भी नहीं है, मतलब ए वाला। फिर लास्ट में कौन होगा, डी वाला, क्योंकि यहाँ तो CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, दिक्कत नहीं है, पर इलेक्ट्रॉन देने के साथ साथ अगर वो पहले ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, फिर देने लेने का कोई चक्कर रहेगा ही नहीं। जबकि CH3 में हाइड्रोजन बंद नहीं बन पाएगा। और कहाँ बनता है हाइड्रोजन बंद, तो भैया एक बार जाके केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट जो वीडियो है ना, केमिकल बॉन्डिंग का, हमारी प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट जो टॉपिक है हाइड्रोजन बंद, वहां पे मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इनका ऑर्डर भी मैंने बता दिया है क्या रहेगा। मेन बात आपको ध्यान में रखनी है, ये मान के चलिए सबसे एक्सटेंडेड क्वेश्चन यहाँ पे अगर एसिडिक क्वेश्चन आया तो इस तरह का क्वेश्चन सबसे हार्डेस्ट आपसे पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन बंद वाला ये कहाँ होगा, ध्यान में रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा, और हमारे सिलेबस में मेंशन है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको कराया। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, फिर से वही क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, कौन इनमें सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ठीक है, तो एसिडिटी पे भर के क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, बेंजोइक मतलब COOH ग्रुप, इसके ऑर्थो पे मतलब पहली पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा है। क्लियर, आगे आ जाओ। मेटा नाइट्रो, मेटा पे लगा दो, ये हमारा बेंजोइक एसिड, उसके मेटा पे नाइट्रो लगा दो। फिर इसके बाद पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये NO2 पैरा पे लगा दो। फिर है सिंपल बेंजोइक एसिड। अब काफी बच्चों को देखते ही इसका आंसर मिल जाना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी बताया भी था।
कि भाई सभी NO2 इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, खींचने वाला ग्रुप, खींचने वाला ग्रुप, खींचने वाले ग्रुप का सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ मिलता है? पैरा पोजीशन पे मिलता है। तो याद है पैरा वाला, है ना? देन कौन मिलेगा? देन मिलेगा ऑर्थो वाला। देन कौन मिलेगा? देन मिलेगा मेटा वाला। और सबसे कम भैया नॉर्मल वाला, जो नॉर्मल है मतलब उस पे कोई भी ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो पैरा वाला इज द राइट आंसर। सभी को आंसर मिल गया होगा। क्लियर है? सिंपल सा फंडा है। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? इसका बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी माध्यम वाले ना घबराएं, क्वथनांक जिसको हम कहते हैं सबसे अधिक होगा। इस क्वेश्चन में यही पूछा है। सबसे पहले देख लो CH4 है, एल्केन है। और याद कीजिए एल्केन के लिए भी मैंने आपको पढ़ाया था, इनका बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वैन डर वाल फोर्स पे, और वैन डर वाल फोर्स डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, और जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका क्वथनांक अधिक होगा। सेम कहानी होती है यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ भी और यहाँ भी का क्या मतलब है इस वाले में? सॉरी, हाँ, इस वाले और इस वाले में इसका मतलब क्या है? ये दोनों ही एल्काइल हैलाइड हैं। एल्काइल हैलाइड हैं, जिसमें ये एल्काइल क्लोराइड है और ये वाला एल्काइल ब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है। अब दोनों ही केस में एक बात समझ में आती है कि दोनों ही एल्काइल हैलाइड हैं। सेम एल्काइल हैलाइड में भी बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वैन डर वाल फोर्स पे, और सेम वैन डर वाल फोर्स डिपेंड करेगा सरफेस एरिया पे, और सरफेस एरिया डिपेंड करेगा बॉइलिंग पॉइंट पे। तो जिसका सतह क्षेत्रफल अधिक होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब बचा केवल एकमात्र ये भैया, ये भैया हमारे हैं क्या? OH। OH कौन होते हैं? OH अल्कोहल होते हैं। और अल्कोहल के लिए एक बहुत प्यारी बात होती है कि अल्कोहल जो होते हैं ना, ये बनाते हैं हाइड्रोजन बंद, क्योंकि इन पे OH ग्रुप है और यहाँ हाइड्रोजन पे प्लस है, ऑक्सीजन पे माइनस है, ऑक्सीजन पे माइनस है, तो ये बना लेते हैं हाइड्रोजन बंद, हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपको बता देता हूँ, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा, जैसे यहाँ वैन डर वाल फोर्स है ना, वैन डर वाल फोर्स ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समान अनुपाती है। अगर वैन डर वाल फोर्स ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा, तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा? बॉइलिंग पॉइंट पे। तो हमें एक बात समझ में आती है, ये बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछे, मेल्टिंग पॉइंट पूछे, मतलब गलनांक या फिर क्वथनांक के बारे में अगर पूछे, तो हमें देखना है वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या देखना है? इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंत है आणविक बल जिसे कह सकता हूं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स हमें वहां पे चेक करना है। अरे भैया कैसे अपने आप मिट रहे हो? खैर, इंटरमोलिकुलर फोर्स वहां पे चेक करना है। इंटरमोलिकुलर फोर्स दो ही याद रखने हैं। एक याद रखना है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा जो हमें याद रखना है, क्या रखना है? वैन डर वाल फोर्स। ठीक है, वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स कहां लगेगा? चाहे एल्केन हो गया, एल्केन हो गया, या चाहे आपका एल्काइल हैलाइड हो गया। ठीक है, एल्काइल हैलाइड हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहां लगेगा? चाहे आपका अल्कोहल हो गया, चाहे आपका एल्डिहाइड हो गया, चाहे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट लगेगा। और ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा ज्यादा प्रभावित होगी या ज्यादा प्रभावशाली होगी वैन डर वाल फोर्स से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाया था, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है अधिक बल लगाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वहां पे ज्यादा होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स जहां पे भी ज्यादा होगा, समझ जाओ वहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा। क्लियर है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिसका क्वथनांक है, वह अधिक होगा। वैन डर वाल फोर्स, जो वैन डर वाल बल है, वो जनरली क्रमशः अगर देखा जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा प्रभावशाली होता है, ज्यादा बलशाली होता है, वैन डर वाल फोर्स कम बलशाली होता है। क्या रीजन है ऑलरेडी दे चुका हूं। ठीक है, सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वैन डर वाल फोर्स में मैं पढ़ा चुका हूं। तो आंसर मिल गया होगा कि भाई CH3HO मिथाइल अल्कोहल क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बंद बना रहा है, हाइड्रोजन बंद बना रहा है। तो दैट मीन्स यह ज्यादा क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स जनरेट करेगा, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, कार्बोक्सिलिक का अधिक होता है। क्या कारण है? कारण है हाइड्रोजन बंद। क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डाइमराइजेशन इन कार्बोक्सिलिक इज ड्यू टू। कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं ये आपस में डाइमराइज हो जाते हैं। डाइमराइज का मतलब आपस में ये जोड़ा बना लेते हैं। इनके जोड़े बनाने का क्या रीजन है? तो इनका जोड़ा बनाने का एक सिंपल सा रीजन यही है, क्या? हाइड्रोजन बंद। ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। सेम यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस, ये ऑक्सीजन पे माइनस, तो हाइड्रोजन पे प्लस है। प्लस और माइनस आपस में बल लगाते हैं, और ये बल को ही हम, आकर्षण को ही हम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम बॉन्ड कहते हैं। ये हाइड्रोजन की वजह से बन रहा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। सिमिलरली यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, H बॉन्ड बना रहा है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द राइट आंसर। इंटरमोलिकुलर का मतलब ही होता है जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हो। ये एक कार्बोक्सिलिक का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, दोनों आपस में हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं, तो इंटरमोलिकुलर है। अगर एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बंध बन रहा होता, फॉर एग्जाम्पल
ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं, बट एक क्विक रिवीजन के लिए बस मैं आपको बता रहा हूं सारी कहानी। जैसे ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस, ठीक है, ये ऑक्सीजन पे माइनस, तो देख लो ये एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। जब विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसे हम कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है। और जब अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे, देखो एक ये आर सी डब्ल्यू एच अलग ग्रुप हो गया, आर सी डब्ल्यू एच अलग अलग ग्रुप हो गए, तो दो अलग मतलब मॉलिक्यूल हो गए, ग्रुप नहीं, मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए, तो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, अगर बॉन्ड बन रहा हो, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो, तो उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर कहेंगे, सेम मॉलिक्यूल में बन रहा हो तो इंट्रामॉलिक्यूलर कहेंगे। आगे है what does the reaction ArN2 plus CuCN ArCN in the following reaction is known as। ये रिएक्शन बहुत प्यारी रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्शन अगर मैं कहूँ ना एनसीईआरटी की सबसे प्यारी रिएक्शन यही मुझे लगती है, मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए यही है कि एनसीईआरटी की सबसे प्यारी रिएक्शन है। तो चलिए इसको मैं शुरू से पढ़ाता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। ये बेंजीन पे NH2, आप सभी जानते हैं इसे एनिलीन कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। इसी एनिलीन की रिएक्शन यदि मैं NaNO2 और HCl से करा दूं 0 से 5 डिग्री, 0 डिग्री से 5 डिग्री, काफी बच्चे के मन में नाम आ भी गया होगा, जिनके मन में नाम नहीं आया है मुझे इस रिएक्शन का नाम बताएंगे, या फिर काफी जगह पे HNO2 भी लिख देता है, HNO2, या फिर काफी जगह पे ऐसे भी लिख देगा, देखो होनो, होनो HONO, HNO2 को होनो ऐसे करके लिख देते हैं, या फिर अगर ऐसे भी ओपन करके और ओपन करके लिख दिया ऐसे करके, देखो कंफ्यूजन के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कंफ्यूजन के लिए एग्जामिनर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मांगेगा, ऐसी वाली बात है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये NaNO2 और HCl इनकी आपस में अभिक्रिया होती है, और आपको पता होगा मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ही पढ़ाया जाता है कि Na को जहां भी Cl दिखता है ना, Na जाके Cl से जुड़कर तुरंत नमक बना लेता है, और ये NO2 किसके साथ चला जाएगा, H के साथ चला जाएगा, तो देखो HNO2 बन गया ना। तो ऐसे ही रिएक्शन होते हैं कि NaNO2 और HCl आपस में रिएक्शन करके HNO2 बनाते हैं, तो ऐसे भी लिखा हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसी को ओपन करके लिख दे होनो ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं, या OHNO ऐसे करके लिख दे, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन इस रिएक्शन का नेम है, क्लियर। और इस रिएक्शन में डाई एजो मतलब नाइट्रोजन ग्रुप, डाई मतलब दो, दो नाइट्रोजन ग्रुप आपस में आके जुड़ जाते हैं, ये देखो डाई एजो ग्रुप बन गया, साथ में यहाँ पे आपको Cl भी देखने को मिलता है, क्लियर। इट इज द डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, इसका जो प्रोडक्ट है ना, इसको हम कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम, एजोनियम, एजो मतलब नाइट्रोजन, डाई मतलब दो हैं, दो दो नाइट्रोजन है, ईएम क्यों, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है, जब भी प्लस चार्ज आता है उसमें ईएम लगता है, बता चुका हूं, और क्लोरीन साथ में लगा है तो उसका नाम हो जाएगा क्लोराइड, तो उसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बहुत सिंपल सी बात है, इस रिएक्शन को डाई एजोटाइजेशन कहते हैं, बट ऐसा तो कुछ यहाँ हो ही नहीं रहा। अब समझते हैं आगे, ये बेंजीन डाई एजोनियम जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट क्यों, सॉल्ट वो होता है जहां पे एक पे प्लस हो, एक पे माइनस, एक पे प्लस, एक पे माइनस वाले को जनरली हम सॉल्ट कंसीडर करते हैं। तो ये जो बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट है ना, ये बहुत प्यारा सॉल्ट है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कराते हैं एनिलीन की, ठीक है, NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। और मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, अगर आप चाहते हैं सारी नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट वाली लेके आऊं तो मुझे बता दीजिएगा, एक सीरीज में इस पे ले आऊंगा और एक सीरीज में केमिकल टेस्ट पे ले आऊंगा, तो इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो 25 क्वेश्चन आने हैं, 8 ऑर्गेनिक के लगभग हो सकते हैं, 8 से 9, तो 8 से 9 में केमिकल टेस्ट नेम रिएक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट ये बहुत ही प्यारा सॉल्ट है, और इससे होने वाली रिएक्शंस आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें एक रिएक्शन सैंडमेयर भी होती है, जो हमसे पिछले वाले का आंसर में पूछा भी है, ठीक है। ये है N2, ये है Cl, इस पे है प्लस चार्ज और यहाँ है माइनस चार्ज, ये है बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट या फिर बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड आपसे कह सकते हैं। अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Cu2X2 से और HX डालते हैं, जहां पे X आपका क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, ये होता है, और आप अगर इसका प्रोडक्ट देखेंगे ना, ये एक्स बस यहाँ आके जुड़ जाएगा, इतनी प्यारी रिएक्शन है, मतलब मेरी अगर मोस्ट फेवरेट रिएक्शन पूछी जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रिएक्शन है। बस ये सॉल्ट में आप कॉपर सॉल्ट डाल दीजिए, HX डाल दीजिए, एक्स चाहे क्लोरीन है ब्रोमीन है, मतलब Cu, Cl2, Cu2, Br2 आप डाल दीजिए, तुरंत यहाँ ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन आपको मिल जाएगा, बहुत प्यारी रिएक्शन है, हेलो बेंजीन आपको मिल जाएगा, ठीक है, हेलो बेंजीन, ठीक। इसमें बहुत प्यारी रिएक्शन, बॉइलिंग वाटर डाल दो, उबलता हुआ वाटर, बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी है ना, H2O डाल दो तो ये फिनॉल दे देता है, ये बहुत प्यारी रिएक्शन मुझे इसलिए लगती है, फिनॉल दे देता है OH, क्लियर। इसमें अगर आप KNH2 डाल दो,
तो भैया ये NH2 ग्रुप फिर से एनिलीन दे देगा। बहुत प्यारा मुझे ये सॉल्ट लगता है, ठीक है। अब इसमें के I4 डाल दो इसमें, ठीक है, KI3 डाल दो, सॉरी। तो अगर आप इसमें KI3 डालते हो तो आयोडोबेंजीन मिल जाता है, आयोडोबेंजीन मिल जाता है, ठीक है। तो इतनी प्यारी रिएक्शन है, मतलब एक ही जो आपका सॉल्ट है इतने सारे रिएजेंट्स आपको दे देता है और विद इन फ्यू मिनट्स आपको सारे ही प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। बहुत फास्ट रिएक्शन ये जनरली करता है, ठीक है। अब आ जाइए पिछले हमारे क्वेश्चन पे, कह रहा है कि ArN2 है, AR मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक मतलब बेंजीन होगा, क्लियर है। अब डायरेक्ट एज अ शॉर्ट में भी दे सकता है, तो इतना तो हमें पता होना चाहिए, AR मतलब एरोमेटिक, और एरोमेटिक कंपाउंड हमारा बेंजीन होता है, ठीक है। ये सब मैं आपको प्रीवियस क्लास में ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो AR इस पे क्या दिया है, N2, ठीक है। अच्छा ये माइनस मुझे लगता है बाय मिस्टेक लिखा है, यहाँ प्लस ही आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि माइनस तो बनेगा ही नहीं, यहाँ प्लस ही आता है। फिर दिया वही देखो CuCN, ठीक है। और क्या बना रहा है, ArCN। अच्छा देखो ये भी बड़ी प्यारी बात यहाँ पे देखने को और मिली, क्या कि अगर मैं यहाँ पे क्या डाल दूं, CuCN, ठीक है, और साथ में SCN डाल दूं, तो देखो साइनोबेंजीन मिल जाएगा, है ना। कितनी प्यारी रिएक्शन, एक ही सॉल्ट कितनी सारी चीजें दे रहा है, साइनोबेंजीन हमें दे रहा है, आयोडोबेंजीन दे रहा है ना, फिर से एनालीन दे रहा है, फिनॉल दे रहा है, और बल्कि हमें हेलोबेंजीन्स भी दे रहा है ना, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन तक हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ N2, यहाँ CuCN डाला है, और आपको पता है कौन सा ग्रुप आ जाएगा, ArCN, मतलब बेंजीन पे CN ग्रुप लगा होगा। कह रहा है कौन सी रिएक्शन होगी, तो हमने देखा भैया डाइजेनियम सॉल्ट है, CuCN है, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और बाकी जितनी भी रिएक्शंस हैं ये मैं आपको पढ़ाता रहूंगा आगे, जैसे गटरमैन रिएक्शंस आपने पढ़ाई है, गटरमैन रिएक्शन में आपको जनरली एल्डिहाइड्स मिल जाते हैं। बाकी ये दोनों ही रिएक्शन हमारी अप टू क्लास 12th में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन प्रीवियस रिवीजन का क्वेश्चन मान लीजिए, इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विद मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। देखो क्या ही क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है नाइट्रेटिंग एजेंट ले लिए, HNO3 ले लिया आपने, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, कह रहा है एक्टिव स्पीसीज कौन सी मिलती है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछ लिया है ना। तो ये मिलता है नाइट्रोनियम आयन, सिंपल सा फंडा है। अगर सल्फोनेशन करेंगे तो सल्फोनियम आयन SO3H प्लस, क्लोरीनेशन करेंगे क्लोरोनियम आयन Cl प्लस, ब्रोमिनेशन करेंगे Br प्लस, फ्रिडलग्राफ एल्काइलेशन करेंगे एल्काइलियम आयन, है ना, मिथाइलियम वगैरह मिल जाता है, और एसिटाइलेशन करेंगे तो एसिटाइलियम आयन वहां मिल जाएगा। आगे देखते हैं अगला ही प्यारा सा क्वेश्चन, देखो पिछला ही क्वेश्चन है, बेंजीन की तरह सेम HNO3 H2SO4 दिया है, कौन सा ग्रुप आएगा, NO2 ग्रुप आएगा, कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पढ़ा चुका हूं, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बेंजीन पे लगा हुआ हाइड्रोजन और इनसे मिलने वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन सा मिलता है HNO3 और H2SO4 से, सर NO2 प्लस मिलता है, या NO2 प्लस H को जाके रिप्लेस कर देगा। बाकी जिसको कंप्लीट इनकी मैकेनिज्म देखनी है, पढ़ाई हुई है हमारी प्लेलिस्ट में, आपको सब मिल जाएगा। इस वाली प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा, वो BSc वाली प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। पुरानी प्लेलिस्ट है 2020 की, आई थिंक 19 की, उस टाइम की वो प्लेलिस्ट होंगी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले मिला ए पूछ रहा है क्या है, नाइट्रोबेंजीन है ना, नाइट्रोबेंजीन है, बट ऑप्शन में दिया ही नहीं है क्योंकि हमसे बी पूछा है। ए है नाइट्रोबेंजीन, जो कि अब तक हमने बनाया भी, हमें पता भी है। आगे SnHCl, देखो बहुत प्यारी रिएक्शन है, एनसीईआरटी का सबसे बढ़िया वन ऑफ द रिएक्शन फॉर नाइट्रो ग्रुप। NO2 ग्रुप का यदि रिडक्शन कराना हो, क्या कराना हो, रिडक्शन अपचयन कराना हो, ठीक है, जिसमें हम 4H, 4 हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे मतलब 4 नहीं, 6 को जोड़ना पड़ेगा, 6, जिसमें से 4 हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के साथ चले जाएंगे और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिल जाएगा, क्लियर है। और बाकी बचे हुए 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे आके जुड़ जाएंगे, नाइट्रोजन NO2 ग्रुप का, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करना हो SnHCl डाल दो, या फिर काफी लोग यहाँ FeHCl भी डालते हैं, कोई समस्या नहीं है, ध्यान में रखना, चाहे टिन हाइड्रोजन क्लोराइड डाल दो चाहे Fe हाइड्रोजन क्लोराइड डाल दो, दोनों ही केस में आपको NH2 मिलने वाला है, ठीक है, जिसको हम एनिलीन कहते हैं। एनसीईआरटी की बहुत प्यारी सी रिएक्शन, देखो कहां से शुरू करी है, पहले हमसे नाइट्रेशन करा लिया, नाइट्रेशन के बाद क्या करा लिया, NO2 ग्रुप का रिडक्शन करा दिया। तो दो चीज हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, आंसर आपको मिल गया होगा, राइट वन इज द फोर्थ, ठीक। अगर अगर TNC यहाँ लिखा होता एक्सेस में, अधिकता में, तब क्या होता, एक्सेस में होता तो हमें समझ में आना चाहिए कि भाई बेंजीन पे पहले नाइट्रो ग्रुप जुड़ता और NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है, विड्रॉइंग होता है, तो एक और NO2 ग्रुप आ जाता। अगर एक्सेस में लिखा होता है ना, एक और NO2 ग्रुप आ जाता, फिर इसके बाद हम SnHCl डालते तो यहाँ भी NH2 मिल जाता, यहाँ भी NH2 मिल जाता, तो सी आंसर हो सकता था, थर्ड आंसर हो सकता था, ठीक है, सी नहीं बी, सॉरी, ठीक है, तो सेकंड आंसर हो सकता था क्योंकि मेटा पे तो बी वाला है। तो ये चीजें थोड़ा सा बस दिमाग वहां पे लगा के रखिएगा।
आगे देखो, बड़ा चढ़ा सा क्वेश्चन पूछा है, टोलवीन इज नाइट्रेटेड एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट। देखो टोलवीन है, पहली बात तो हमें टोलीन का पता होना चाहिए। बेंजीन पे CH3 को टोलवीन कहते हैं, ठीक है। ये टोलवीन है, कह रहा है इसका नाइट्रेशन करना है, कर लो। नाइट्रेशन करने के लिए क्या डालोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, कंसंट्रेटेड HNO3 डालोगे। तो मैंने कहा था ना, प्रीवियस भी रिवीजन करेंगे और कुछ नया भी सीखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है इसका ये प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट बना लेते हैं, CH3 और NO2 ग्रुप आ जाएगा। आपको पता है CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का या तो प्रोडक्ट ऑर्थो पे मिलता है या पैरा पे मिलता है। लगभग इसका ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बराबर ही अमाउंट में मिलते हैं, है ना, लगभग ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसा होगा कि 55-45 है ना, ऐसा कुछ अंतर होगा, क्योंकि CH3 इतना बड़ा ग्रुप नहीं होता, ज्यादा रिपल्सन नहीं करता। थोड़ा बहुत रिपल्सन मान के भी चलो तो पैरा को थोड़ा अधिक स्टेबल कह सकते हैं, बट ऑप्शन में हमें दोनों ही दिए हैं, तो इसलिए यहाँ इतनी समस्या वाली बात नहीं है। और जनरली ऐसे ग्रुप में पूछता भी नहीं कि कौन मेजर है कौन माइनर है, पूछता वही है जहां साफ साफ दिखेगा ये बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो पैरा वाला प्रोडक्ट जो है स्टेबल हो जाएगा। हालांकि CH3 छोटा ग्रुप होता है तो इतना ज्यादा प्रतिकर्षण रिपल्सन नहीं करता है। खैर, इसने पहले ये हमसे प्रोडक्ट बनवा लिया, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोटोलवीन। क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो या फिर पैरा नाइट्रोटोलवीन। पहले तो ये बन गया, बट क्या हमसे ये बोला है बनाने को, नहीं सर, हमसे तो ये नहीं पूछा है। क्लियर। बट उसके बाद कह रहा है कि इस प्रोडक्ट को रिड्यूस करना है किसके साथ, टिन, टिन मतलब SN और HCl के साथ। बताओ SnHCl क्या करता है, अभी तो पढ़ा। सर इसका तो एक ही प्यारा सा काम है, क्या, कि NO2 ग्रुप के पीछे पड़ जाएगा और उसको रिड्यूस कर देगा, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है जी। ये इसका काम है, तो ये इसने कर दिया, कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ये बन गया, क्या बन गया, ये बन जाएगा आपका एनालिन, है ना, ऑर्थो और पैरा एनालिन, ठीक है, मिथाइल एनालिन कह सकता हूँ। द प्रोडक्ट सॉफ्टोन इज डाईएजोटाइज्ड। क्या आपने डाइजेशन पढ़ी थी, देखो जो पढ़ा है, थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट बन गया अप टू दिस लेवल, बट जितनी चीज पढ़ाई ना सारा रिवीजन हो जाएगा। डाईएजोटाइजेशन में अगर कराऊं तो करा दो, मैं ऑर्थो वाला क्या करा रहा हूँ, डाइजेटाइजेशन में मुझे N2 ग्रुप मिल जाता है, याद है, N2Cl माइनस, बिल्कुल मिल गया। एंड देन हीटेड विद क्यूपरस ब्रोमाइड, अरे भैया क्यूपरस ब्रोमाइड Cu2Br2 के साथ मैं इसे हीट कर रहा हूं HBr, ठीक है जी। क्यूपरस, एक चीज ध्यान में रखना, क्यूपरस का मतलब है Cu+1, और क्यूपरिक लिखा होता तो +2 होता। ध्यान कीजिए, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, क्यूपरस लिखा है, ठीक है ना, अगर क्यूपरिक लिखा होता तो +2 होता। रिसेंबल कर लो उसको, सेम कर लो, Fe2+ लिखा है तो उसको हम फेरस कहते हैं, Fe3+ लिखा है तो उसको हम फेरिक कहते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन, अगर कम ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, जैसे यहाँ +2 उसकी लोअर ऑक्सीजन स्टेट है, कम वाली को हम अस लगाएंगे, ज्यादा वाली पे हम इक लगाएंगे। जैसे यहाँ फेरस +2 वाली कम ऑक्सीजन स्टेट होती है तो अस लग गया, +3 वाली ज्यादा होती है तो फेरिक इक लग गया। सेम यहाँ कॉपर +1 में होता है तो कॉपरस और क्यूपरिक, ऐसे करके इसको ध्यान में रखना होता है। तो विद क्यूपरस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो मतलब HBr भी डाला होगा। और इस रिएक्शन का बड़ा सिंपल सा काम होता है, ये कौन सी रिएक्शन है, सैंड मेयर रिएक्शन है। ये सैंड मेयर भैया, ये हमारे सैंड मेयर रिएक्शन है। नहीं होता, ये ग्रुप हट जाता है और इसकी जगह बस हेलोजन आ जाता है, ये तो पढ़ा था अभी। हाँ जी, यही पढ़ा था, CH3 को वहीं रहने दो, Br आ गया, ठीक है। अब बस यही बोला है, द रिएक्शन मिक्सचर सो फॉर्म्ड, उसमें क्या क्या होगा। अगर ये ऑर्थो पे मिल रहा है तो ऑब्वियस बात है पैरा वाला भी तो तैयार है, पैरा वाला भी मिलेगा। नेम बता दो, तो नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो ब्रोमो टोलवीन, है ना, टोलवीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा ब्रोमो टोलवीन। तो देखो हमारे ऑप्शन में है मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड मेटा, मेटा तो बनेगा ही नहीं, ऑर्थो एंड ब्रोमो एनिलीन, एनिलीन नहीं है भैया, टोलवीन मिलेगा, है ना। ये हो गया, क्या लिखा है, ऑर्थो एंड पैरा डाई ब्रोमो, डाई तो मिल ही नहीं रहा, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो टोलवीन, तो यस ऑर्थो ब्रोमोटोलिन यहाँ बन जाएगा पैरा ब्रोमोटोलिन, तो दोनों का मिक्सचर मिल रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो एक ही रिएक्शन में क्या करा दिया, पहले नाइट्रेशन करा दिया, फिर उसके बाद रिडक्शन करा दिया, फिर सैंडमेयर करा दिया, है ना, नहीं डाइजेटाइजेशन करा दिया, फिर सैंडमेयर करा दिया, चार चीजें कराई हैं। हालांकि एक नंबर वाले हमारे पेपर में नहीं आएगा, बट रिवीजन बेस्ड ये क्वेश्चन था कि एक ही क्वेश्चन हमने बहुत कुछ सीखा, है ना। तो जब तक पढ़ा सभी का रिवीजन, इसी को तो कहते हैं भाई रिवीजन, है ना, जो पढ़ा है उसको बार बार हमें लगाना है। चलिए आगे, C6H5CONH2, ये है हमारा फिनाइल बेंजाइल अमाइड। कैसे है ये बेंजाइल अमाइड, कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। देखो बेंजीन पे CO ग्रुप को हम बेंजाइल कहते हैं, ये कॉमन चीजें कुछ हमें ध्यान में रखनी होती है। इट इज कॉल्ड बेंजाइल नहीं बेंजोइल, सॉरी फॉर दैट, बेंजोइल, ठीक है, बेंजोइल अमाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे NH2 ग्रुप लगा है, NH2 को अमाइड कहते हैं। P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये क्या काम करता है, ये भैया आते हैं, ये डिहाइड्रेशन करते हैं, ये कहते हैं हम तुम्हारा पानी निचोड़ लेंगे, है ना,
बिल्कुल निचोड़ के तुम्हारा सारा पानी निकाल देंगे और यहाँ से H और ये O निकल जाता है। क्या निकलेगा? H2O, मतलब डिहाइड्रेशन करेगा, निर्जलीकरण कर देगा और यह नाइट्राइल ग्रुप दे देगा, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है जी, ये हो जाएगा बेंजीन नाइट्राइल, बेंजीन नाइट्राइल। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर ये R C डबल बॉन्ड O लिखा हो ना, NH2 लिखा हो, तो मतलब इसका काम ही है P2O5 का, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और होता क्या है, ऐसी रिएक्शंस हम जनरली छोड़ के जाते हैं। और ये वो रिएक्शन है ना, मतलब मान के चलो अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम हैं और अप टू क्लास 12th हैं, तो एग्जामिनर की वन ऑफ द फेवरेट है। उनको पता है बच्चे इतना डीप में तो नहीं पढ़ के जाते हैं। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस ईयर में काफी सारे एग्जाम्स में दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ये वही है, जितना पेपर को एनालाइज करोगे ना, बार बार देखोगे कि इस पेपर में क्या पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है, पता चलेगा, विजुअलाइजेशन बनेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या मार्केट की डिमांड है इस वक्त। खैर, आगे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है ये? O3, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी है और एल्डिहाइड का प्रिपरेशन, एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन भी है। तो हमें क्या दिया है? हमें दिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH3। प्लीज एल्कीन में जाके ओजोनोलाइसिस को और पढ़ लेना, और डेप्थ में पढ़ा है, हालांकि यहाँ भी मैं बहुत कुछ समझाऊंगा, बेंजीन का भी ओजोनोलाइसिस करा के दिखाया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका नाम है क्या? मैं बेंजीन क्यों लिख रहा हूँ उसे, ब्यूट, ब्यूट है ना, इसकी सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट टू इन इसका नेम बन गया। इसका हम ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं। जब ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो हम एक प्यारी सी ओजोन वाली हट बना देते हैं, है ना, एक प्यारी सी ओजोन वाली झोपड़ी बना दीजिएगा। ये सी पे H है, ये O है, ये H है ना, ये हमारी ओजोन वाली हट हो गई। अब इसके बाद जैसे ही हमने ओजोन वाली हट बनाई, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जिंक या फिर H2O डालते हैं, ताकि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो जाए और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित ना हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड ना बन जाए। इसीलिए यहाँ पे जिंक H2O डाला जाता है। क्या रीजन है, जरा समझिएगा। ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, मतलब ये वाला ग्रुप इधर टूट जाएगा, ये वाला ग्रुप इधर टूटेगा, ये वाला ग्रुप इधर टूटेगा, तो बच गया ना ये ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन बड़ा बेकार होता है, जिसको हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ना, वो भी इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से जो है क्लोरीनेटेड कंपाउंड बनाते हैं, और जो क्या करते हैं, ओजोन को डिप्लीट करते जाते हैं बहुत बहुत सालों तक। ये नेसेंट ऑक्सीजन ही बड़ा कलाकार है। तो सेम कहानी है, ये नेसेंट ऑक्सीजन और ज्यादा ऑक्सीडेशन ना कर दे, बचा ना रह जाए, क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन करेगा, तो इसको एल्डिहाइड या कीटोन की जगह आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर ईस्टर दे देगा। इसीलिए इस नेसेंट ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए जिंक या H2O डाला है। ये जिंक या H2O इस ऑक्सीजन को पकड़ लेंगे, या तो फिर ये ZnO बना लेगा, या फिर ये H2O2 बना लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन को पकड़ने का काम करेगा, ऑक्सीजन को ट्रैप करने का काम करेगा। तो बना क्या, CH3, देखो C H है, सी पे केवल एक H है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कभी भी सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़ता, तो समझ जाना कि इसी रिएक्शन मैकेनिज्म में यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है। प्लस ऐसे ही देखो, यहाँ ये है CH3 और ये है C और इस पे एक H। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कभी नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड से होगा। तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया एसिटल एल्डिहाइड। एसिटल एल्डिहाइड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ओजोनोलाइसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनता है अप टू क्लास 12th, है ना। ये नीट जेई किसी एग्जाम को नहीं छोड़ा है इस क्वेश्चन ने, इस तरह के क्वेश्चन है ओजोनोलाइसिस ने। ठीक है, तो एसिटल एल्डिहाइड मिल गया, राइट आंसर इज CH3CHO। कितने मोल मिल रहे हैं? 2 मोल मिल रहे हैं, हालांकि ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया, कोई घबराने वाली बात नहीं। आगे द रिएक्शन, ये अच्छा, ये पूरी ही रिएक्शन देखो, एनसीईआरटी की पूरी ही रिएक्शन कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दी गई है। जिस भी एग्जाम में पूछा गया है, एनसीईआरटी की रिएक्शन कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दी गई है। और ये कौन सी रिएक्शन है? ये है ईटार्ड रिएक्शन, ईटार्ड रिएक्शन, है ना, ईटार्ड रिएक्शन है ये। ईटार्ड रिएक्शन क्या होता है? जिसमें आपके पास होता है टोल्यूइन, टोल्यूइन। इस टोल्यूइन की रिएक्शन आप कराते हो क्रोमाइल क्लोराइड से, क्रोमाइल क्लोराइड से, क्लोराइड से। तो टोल्यूइन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड से कराने पर सबसे पहले क्रोमाइड क्लोराइड कॉम्प्लेक्स मिलता है, टोल्यूइन क्रोमाइड क्लोराइड कॉम्प्लेक्स मिलता है। जैसे ही आप पानी डालते हो तो ये आपको मिल जाता है क्या, बेंजल एल्डिहाइड। और बेंजल एल्डिहाइड बनाने की प्रिपरेशन में ये आप इस रिएक्शन को पढ़ते हैं, इट इज कॉल्ड ईटार्ड रिएक्शन। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मैं फिर से कहूंगा, नेम रिएक्शंस चाहिए सारी, तो प्लीज एक बार कमेंट में लिखिएगा। तो नेम रिएक्शंस की एक पूरी सीरीज में लेके आ जाऊंगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इस टाइम पे तो इंपॉर्टेंट ही हमें पढ़ना है, उसी पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए आगे। द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज, चलो भाई क्या दिया है, C6H6, मतलब हमारी प्यारी बेंजीन दिया है।
बेंजीन की रिएक्शन करा रहा है CsCl3 के साथ, ओके, एनहाइड्रस Al भी डाल रहा है, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है CH इसने ना मिसप्रिंट कर दिया ये, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो सही पूछा गया होगा, मुझे लग रहा है मिसप्रिंट कर दिया, ये CS3Cl होना चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ कोई प्रोडक्ट फिर बनता हुआ नहीं दिख रहा, क्लोरोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोक्लोराइड नहीं, फिर इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्लोरोफॉर्म ले लेगा तो फिर इसके अकॉर्डिंग मुझे तो प्रोडक्ट बनता हुआ नहीं दिख रहा। या एक मिनट रुक जाइए, अगर CH3Cl भी ले रहा हूँ, CH2Cl बन जाएगा, KMnO4 डालने के बाद भी अगर प्रोडक्ट देखूंगा तो फिर बेंजल एल्डिहाइड मिल जाएगा, एक मिनट दीजिएगा, बेंजल एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। चलो, अगर मैं क्वेश्चन देखो दो तरीके से लेके चलता हूँ, पहले जो उन्होंने दिया है ना वही लेके चलता हूँ। तो अगर AlCl3 से रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा Cl2, क्योंकि एक Cl Al के साथ चला जाता है, फ्रीडलक्राफ्ट लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, Cl एक चला गया और बाकी ये फिर आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, बेंजीन से जुड़ जाएगा, जोड़ दिया तो 3 थे, एक चला गया, 2 ही बचे, तो 2 Cl मैंने यहाँ जोड़ दी, ठीक है। अब इसके बाद आगे इसमें डाला है KMnO4, और KMnO4 का काम ही होता है ऑक्सीडेशन करने का, ऑक्सीकरण करने का। अगर यहाँ ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे तो ऑब्वियस बात है एल्डिहाइड ही मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ CH अगर मान लो यहाँ एक OH आ गया, एक और OH आ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यस, यहाँ पे H2O निकल जाएगा, लास्ट में H2O निकल जाएगा और एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर ये मिसप्रिंट ना होकर ऐसे भी दिया है तो उसका प्रोडक्ट तो बेंजल एल्डिहाइड बनेगा, बेंजल एल्डिहाइड, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा, बट जैसा दिया है वैसा ही ले लेते हैं। हाँ, अब दूसरी कंडीशन, यदि ये क्लोरोफॉर्म, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्लोरोफॉर्म दिया तो उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर बना दिया, अगर क्लोरोफॉर्म ना देकर हमें मिथाइल क्लोराइड देता, मतलब पहले फ्रिडलक्राफ्ट का एल्काइलेशन कराता, जो जनरल हम पढ़ते हैं, तो हमें मिलता है यहाँ पे टोल्यूइन, है ना, टोल्यूइन। और अगर टोल्यूइन में KMnO4 डाला जाए और एसिडिक कंडीशन कर दी जाए, है ना, इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कहते हैं, अगर ये कर दिया जाए तो हमें ये बेंजोइक एसिड मिलता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो आंसर तो दोनों ही बन रहे हैं, बेंजोइक एसिड भी है, बट हाँ, जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, बेंजल एल्डिहाइड सही आंसर होगा। अदरवाइज मिथाइल क्लोराइड दिया है, AlCl3 दिया है, तो मतलब आप पहले फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करा रहे हैं, फिर उसके बाद आप क्या करा रहे हैं, KMnO4 एसिडिक कंडीशन में डाल रहे हैं, तो ध्यान रखना टोल्यूइन डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड में, ये प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड में भी दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं शुरू में कह रहा था कि हो सकता है मिसप्रिंट हो, बट नहीं भी है, दोनों ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर बता दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, टर्मिनार्ड कंटेन्स, क्या होता है टर्मिनार्ड, सभी को पता है, इमली क्या होता है, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है भाई, है ना, एक केमिस्ट्री में पूछा है, क्योंकि टार्टरिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन बन सकता है, बट ये जनरल साइंस का क्वेश्चन भी है, जनरल साइंस में तो पता नहीं कितनी बार ये पूछा गया है, ठीक है, विभिन्न एग्जाम्स में पूछा गया है अप टू क्लास 12th, चाहे वो आप रेलवे एनटीपीसी उठा के देख लीजिए, एसएससी CHSL उठा के देख लीजिए, लगभग सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है। टार्टरिक एसिड, है ना, अब टार्टरिक एसिड क्या होता है, चलो एक बार बना के देख लें, ये होगा C डबल बॉन्ड O OH, मतलब जितने कार्बोक्सिलिक होंगे ना उतने ही इस पे OH होते हैं, देखो इसको याद करने का ये सिंपल सा तरीका, मैंने हमेशा यही सोचा है इसको याद करने के लिए, हाँ, ठीक है, एक मैंने रुकना एक्स्ट्रा लगा देना कार्बन, हाँ, ओहो पूरा ही मिट गया, चलो ये देखो, देखो इस पे दो है कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने तो मतलब ऐसे ही याद किया, ऑब्वियस है इतने कंपाउंड याद नहीं हो पाते, तो देखो ये आपका ये वैसे टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड, याद करने का तरीका इसको यही है कि भैया दो है इस पे COOH ग्रुप, देखो COOH ग्रुप यहाँ भी है, COOH ग्रुप यहाँ भी है, और दो ही इस पे OH ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। अब जो खटाई के लिए यूज करा जाता है वो करा जाता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, अब ये ध्यान रखना, जो नकली खटाई बनाई जाती है, टर्मिनार्ड में तो टार्टरिक एसिड होता है, यही होता है, बट जो नकली खटाई, मतलब गोलगप्पे का पानी कह लो, है ना, या खटाई कह लो, उसके लिए जो यूज किया जाता है वो होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये भी ध्यान में रख लेना, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, बनता है, तो ये भी ध्यान में रख लेना, कभी किसी पता चला एग्जाम में आ गया, है ना, कि जो आर्टिफिशियल खटाई है तो उसके लिए कौन सा हम यूज करते हैं, टार्टरिक एसिड भी होगा, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट भी होगा, तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट ही आंसर लगाइएगा, ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक। और बस यही था, डी टार्टरिक एसिड डीएल फॉर्म, ये सब मैं पढ़ा ही चुका हूँ, स्टीरियोकेमिस्ट्री में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो जनरल साइंस का मेन क्वेश्चन बनता है, टार्टरिक एसिड होगा, ऑक्सैलिक एसिड आप सभी को पता ही है, COOH, ये वाला ग्रुप ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड जनरली यूज होता है किसके लिए, दाग धब्बे हटाने के लिए, है ना, जैसे वेनिस वगैरह होता है, कभी आप अगर ऐड उसका देखेंगे तो ध्यान से उसको पढ़ना, ऑक्सैलिक एसिड उसके कंटेनर पे लिखा रहता है, तो दाग वगैरह हटाने के लिए इसका यूज होता है। बाकी लैक्टिक एसिड आपको पता ही है,
जो लैक्टोज होता है बाद में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एसिडिक एसिड आपको पता ही है, सिरका, विनेगर, है ना? ये वही चीज़ है। तो सबके बारे में एक थोड़ा-सा आइडिया मैंने आपको दे दिया। ठीक, आगे देखते हैं। आगे आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन मैंने फिर से वही विटामिन दे दिया। तो बताओ क्या इसका आंसर होना चाहिए? बताओ जल्दी से विटामिन हमने क्या-क्या पढ़ा है? याद कीजिए विटामिन मैंने आपको ए से लेकर के तक सभी के कॉमन नेम्स वगैरह मैंने आपको पढ़ाए थे। याद कीजिए एक बार जैसे विटामिन ए था उसको हम रेटिनॉल कहते हैं, बी1 को थायमाइन कहते हैं। मैंने कहा था बी के सारे याद नहीं करने क्योंकि बी12 तक कहाँ याद करेंगे? तो मैंने बी1, बी2 और बी12 आपको याद करने को बोला था। बी1 याद कीजिए थायमाइन, है ना? तो पहले विटामिन बी1 है जो कि थायमाइन है, तो पहला वाला थायमाइन तो ऑप्शन यही दिख रहा है। ठीक है, थर्ड इसमें थायमाइन है। फिर क्या बोला बी6, बी6 तो मुझे भी सही बताऊँ अभी रिकॉल मैं नहीं कर पाऊँगा। विटामिन बी टू को याद कीजिए लैक्टोफ्लेविन, है ना? लैक्टोफ्लेविन या फिर राइबोफ्लेविन, याद है राइबोफ्लेविन पढ़ाया था। राइबोफ्लेविन दूध में मिलता है तो इसको लैक्टोफ्लेविन भी कह सकता हूँ। दूध एक मेन सोर्स है इसका, लैक्टोफ्लेविन, है ना? दोनों ही एक ही चीज़ है, राइबोफ्लेविन या फिर लैक्टोफ्लेविन ऑप्शन में है, बट ये तो लास्ट में दिया है भाई इसी में। मुझे लगता है फिर ये थायमाइन थायमाइन नहीं है, मतलब ये ऑप्शन ही मुझे लगता है गलत प्रिंट कर रखे हैं। ठीक है, चलो खैर आगे देख लेते हैं। फिर है विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड ही कहते हैं। ठीक है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी को याद कीजिए कैल्सिफेरॉल, ई को टोकोफेरॉल और के को याद है फाइटोनाडाइनोन। ठीक, तो ये कुछ कॉमन नेम मैंने आपको पढ़ाए थे। तो आई थिंक ये ऑप्शन ही मिसप्रिंट है इसमें, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन का क्या कर सकते हैं। खैर मैं जल्दी से लिख देता हूँ। बी1 बोला है, तो बी1 क्या बनना चाहिए आपका? बी1 था थायमाइन, तो उसके अकॉर्डिंग सही बन रहा है। ठीक है, बी6 मुझे भी नहीं पता, एक बार इसको देख लीजिएगा। आई थिंक इसको पाइरिडोक्सिन कहते हैं, आई थिंक एक बार क्रॉस चेक करना से। पाइरिडोक्सिन कहते हैं इसे। ठीक है, और फिर इसके बाद है बी2, बी2 को तो अभी बताया मैंने, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन और मिल्क रिसोर्स मान के इसको लैक्टोफ्लेविन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है। और इसके बाद है विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, इट इज द एस्कॉर्बिक एसिड। तो आई थिंक इसके अकॉर्डिंग आंसर थायमाइन, पायरोडक्सिन, है ना? अच्छा ये आगे पीछे या तो ऊपर आगे पीछे कर दिए या फिर ऑप्शन आगे पीछे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसके अकॉर्डिंग सी बनना चाहिए, बट जब उसी ऑर्डर में नहीं है तो कैसे सही मान लें, है ना? तो खैर ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस। आई थिंक आप रिवीजन इनका प्रॉपर कर रहे होंगे। अब तक मुझे लगता है 60 प्लस क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। उसमें हमने कंसेप्ट पढ़े ही नहीं है, केवल टिक ही नहीं कर लिए कि आंसर देख लिया, हमने प्रॉपर कंसेप्ट भी उनका पढ़ा है, क्वेश्चंस लगाने भी सीखे हैं। एसिडिक बेसिक करेक्टर हमने अच्छे से पढ़ा है। क्वेश्चंस आएगा, आंख बंद करके हमें अच्छे से करना है। ठीक है आंख बंद करने का मतलब है खुद पे विश्वास करके। और क्लास पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर इसलिए करें, मैं आपको बता ही चुका हूँ 9 टू 12 कोशिश करेंगे। देखो जैसे-जैसे रीच बढ़ेगी, हमारी कोशिश भी बढ़ेगी। ठीक है? तो 9 टू 12 हिंदी, इंग्लिश दोनों ही मीडियम में रखेंगे। ठीक है? बाकी ग्रेजुएशन, बीएससीज़ की वीडियो, है ना? एमएससीज़ की देखो सब कुछ टाइम पे ही डिपेंड करता है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। फुली फंक्शनल होके मैं इस पे काम नहीं कर सकता, जब तक मुझे नहीं लगेगा कि यहाँ पे सूटेबिलिटी है। इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स हो गए, चाहे वो आईआईटी जैम हो गया, है ना? नेट गेट या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए, चाहे वो केमिस्ट्री से, कोशिश करेंगे, रीच करेंगे टीचर्स को और अपने पास लाने की। वो जब भी आएँगे ऑब्वियस है जब उन्हें दिखेगा स्टूडेंट का क्राउड है। ठीक है? तो अच्छे टीचर्स और लाने की कोशिश करेंगे। खैर, बाकी पसंद आता है प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एंड टेक केयर।